हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हानफेई सामने की ओर देखकर शॉक हो गई थी। तो इस चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं हानफेई को, जो कि सामने की ओर देखती है तो उसे दिखता है हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी है। तभी हानफेई को साइड से आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो सुनती है कोई कहता है ये बच्चा अननोन ओरिजिन का है और डर्टी है, बिल्कुल इसकी माँ की तरह। फिर कोई और कहता है महाराज आराम से, मुझे यकीन है कि एम्प्रेस इसे ज़्यादा लंबा जीवन जीने नहीं देंगी। फिर जब हानफेई वहाँ ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है लिटिल प्रिंस क्विंचे को ढेर सारे लोग मार रहे होते हैं और वहाँ पर क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है इसे मारो और हरा दो, और हाँ तुम सुन लो, तुम कोई मेरे भाई नहीं हो, तुम तो बस कुछ नाजायज बच्चे हो और तुम मेरा सिंहासन चोरी करने की कोशिश करोगे। सारे बच्चे मिलकर बेचारे लिटिल प्रिंस क्विंचे को मार रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद हानफेई चिल्लाकर कहती है रुक जाओ, ये सब करना बंद करो। फिर जैसे ही हानफेई वो लोग को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तभी वो सब कुछ गायब हो जाता है। फिर हानफेई मन में कहती है क्या वे चले गए, क्या ये प्रिंस क्विंचे की अतीत की यादें थी। भी हानफेई नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसके हार्ट में उसको पेन महसूस होता है और वो कहती है आखिर मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है। हानफेई बैठकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसको एक और आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है क्विंचे, और जब हानफेई आवाज़ के डायरेक्शन में देखती है तो उसे दिखता है लिटिल प्रिंस क्विंचे, जिसे एक लेडी गले लगाकर कहती है मुझसे नफरत मत करना, ये सब मेरी गलती है कि मैंने किसी ऐसे पे भरोसा किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। मैं एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गई और अब ये और तुम पर इतना सारा बोझ डाल दिया। ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। और फ्यूचर में इससे ज़्यादा कि वो कुछ कह पाती तभी पीछे से एक लेडी आती है और वो उसे खींचकर दूर कर देती है और प्रिंस क्विंचे को भी कोई पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे एक सर्वेंट एम्परर का फरमान सुनाते हुए कहता है यू गुइरैन पर बागियों को शरण देने और एम्परर के खिलाफ साजिश करने का आरोप है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट में पॉइजनस ड्रिंक पीना होगा। ये सब सुनकर लिटिल प्रिंस क्विंचे रोता रह जाता है और वहाँ पर एक सर्वेंट आगे बढ़ती है और प्रिंस क्विंचे की मदर गुइरैन को पॉइजनस ड्रिंक पिला देती है। ये सब देखने के बाद हानफेई का दिल और जोरों से दुखने लगता है और वो दर्द से कराहने लगती है। फिर हम देखते हैं लिटिल प्रिंस क्विंचे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी ओर देखता है। फिर हानफेई नीचे गिर जाती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है मुझे माफ़ करना ताओबाओ, मुझे नहीं पता था कि मैं एक अच्छा होस्ट बनने में फेल हो जाऊंगी, मुझे नहीं लगा था कि इसमें इतना दर्द है। फिर हम देखते हैं हानफेई की ओर कोई आता है और हानफेई को उठाकर अपने चेस्ट से उसका सर टिका देता है और फिर कहता है डोंट वरी, ये सब खत्म हो गया अब। ये सुनने के बाद हानफेई को थोड़ा होश आता है और वो अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखती है तो हमें ये दिखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस क्विंचे ही है। फिर हानफेई शर्माते हुए कहती है योर हाइनेस। तभी उसको रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मैं तो अभी अपने ओरिजिनल बॉडी में हूँ, इसे मुझे नहीं पहचानना चाहिए। फिर वो एक्ट करते हुए और उसे दूर धकेलते हुए कहती है तुम कौन हो। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है ये तो प्रिंस क्विंचे का ड्रीम स्कोप है, तुम वह तो नहीं हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। फिर प्रिंस क्विंचे हानफेई से कहता है तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए एक लंबे समय तक इंतजार किया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई की क्लास में, जहाँ पर टीचर उन सबको पढ़ा रही होती है और हानफेई टाइम पास कर रही होती है। तभी उसे प्रिंस क्विंचे का ख्याल आता है और वो ब्लश करने लगती है। तभी हानफेई की टीचर उससे चिल्लाकर पूछती है हानफेई तुम क्या कर रही हो, क्या तुमने कुछ लिखा भी है या नहीं। ये सुनने के बाद हानफेई अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपना पेपर अपनी टीचर को दे देती है। वो टीचर हानफेई का पेपर देखने के बाद शॉक हो जाती है और कहती है वाह क्या हैंडराइटिंग है, ये भी सही है वो भी सही है। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहती है हानफेई तुम तो बहुत ही स्किल्ड हो, तुम्हें तो मेरे एडवाइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टीचर की ये बात सुनने के बाद वहाँ की सारी लेडीज शॉक हो जाती हैं और हानफेई के पेपर को देखने लगती हैं। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ एक्चुअल में जो हानफेई की ये क्लास है ना वो मेडिसिन के ऊपर ही चल रही है। अपने मैम के मुँह से अपनी तारीफ सुनते हुए हानफेई बहुत खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर हेड लेडी आ जाती है और हेड लेडी को देखते ही सारी लेडीज उनको ग्रीट करती हैं। फिर हेड लेडी कहती है इस साल एमा पैलेस को एक टास्क मिला है क्योंकि एम्प्रेस का बर्थडे आने वाला है और उनके लिए बैंक्वेट का आयोजन किया गया है। तो इस बैंक्वेट में एमा पैलेस की सारी लेडीज को अपना एक एक टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। और हाँ याद रहे बैंक्वेट में एम्परर, क्राउन प्रिंस, सारे प्रिंस, इसके अलावा सारे मिनिस्टर्स और बाहर के देशों से भी प्रिंस आएंगे।
ये सुनने के बाद सारी लेडीज खुश हो जाती हैं। फिर हेड लेडी कंटिन्यू करते हुए कहती है, आज से 10 दिनों तक के लिए आप लोग की सारी क्लासेस कैंसिल की जा रही हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल सके। और हाँ, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं हान फेई को, जो कि कुछ खास खुश नहीं होती है। तभी उसे रियलाइज होता है सारे प्रिंस, इसका मतलब क्वींचे भी वहाँ आएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हान फेई के रूम में, जहाँ पर वो शांति से बैठी होती। तभी उसे बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर हान फेई कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर हान फेई अपने रूम से बाहर निकल जाती है तो ताओबा उससे पूछता है, होस्ट आप कहाँ जा रही हैं? ये सुनने के बाद हान फेई कहती है, मुझे चिंता है कि प्रिंस क्वींचे की बीमारी और भी तेजी से काम कर रही होगी। ये सुनने के बाद ताओबा मन में कहता है, अरे वाह, होस्ट तो खुद ही टेंशन ले रहे हैं प्रिंस चार्मिंग की, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, मैं आपको सबसे अच्छी चीज दूंगा। फिर ताओबा अपने पास से एफ्रोडिसियक टीयर निकाल लेता है और कहता है, होस्ट को बस इसके एक बूंद की जरूरत है। और फिर ताओबा एक बूंद हान फेई की आंखों में डाल देता है और खुश होते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट का चेहरा कैसा है, अब तो उनका चेहरा बस आंसुओं से सना खूबसूरत लगेगा। फिर हान फेई क्वींचे के रूम के बाहर पहुंच जाती है और उसके दरवाजे को खोलते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद प्रिंस क्वींचे अपना सर ना में हिलाता है। फिर हान फेई फटाक से अंदर आ जाती है और प्रिंस क्वींचे के पैरों को देखते हुए उससे पूछती है, क्या ये बहुत चोट पहुंचाता है? मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि जब बारिश होती है। इतना कहने के साथ ही हान फेई की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और प्रिंस क्वींचे का ध्यान भी पूरी तरह से हान फेई पे आ जाता है। तभी सिस्टम कहता है, अब आप पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया है। फिर हान फेई मन में कहती है, अरे अब ये क्या बला है, आखिर मैं रो क्यों रही हूँ? फिर प्रिंस क्वींचे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हान फेई के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरी फिक्र कर रही? जहाँ पर प्रिंस क्वींचे की मदर गुइरैन उससे कहती है, क्वींचे, अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारे लिए रोए और खुश होए और तुम्हारे दुख में दुखी होए, तो तुम्हें उस इंसान को पकड़ लेना चाहिए। चाहे भला उसे पकड़ने से तुम्हारी मौत क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम्हें उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पास्ट की बातें याद करने के बाद प्रिंस क्वींचे हान फेई से कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। ये सुनने के बाद हान फेई रोते हुए कहती है, मैं भी रोना नहीं चाहती। फिर हान फेई खड़ी हो जाती है और अपने मुंह को बंद करते हुए मन में कहती है, व्हाट द हेल, आखिर मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर प्रिंस क्वींचे हान फेई के हाथ को पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। फिर कहता है, मैंने कहा ना, रोना बंद करो। ये सुनने के बाद हान फेई पहले तो उसे ध्यान से देखती है, फिर और जोर से रोने लगती है। फिर तो हान फेई की आंखों से गंगा ही बहने लगती है और उसमें प्रिंस क्वींचे भी भीग जाता है। फिर हान फेई मन में कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, आखिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही? तभी प्रिंस क्वींचे हान फेई से कहता है, फ्यूचर में तुम्हें किसी और के लिए रोने की इजाजत नहीं है और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद हान फेई ब्लश करते हुए मन में कहती है, अरे तुम्हारे लिए रो कौन रहा था? वेल ताओबाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मेरे प्यार में गिर गया है। ये सुनने के बाद ताओबाओ कहता है, उनके फेवरेबिलिटी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता होस्ट, इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। क्योंकि हान फेई का रोना धोना बंद हो गया होता है तो हान फेई कहती है, माय लॉर्ड, कृपया मुझे आपके दर्द को दूर करने के लिए एक्यूपंक्चर करने की इजाजत दो। ये सुनने के बाद प्रिंस क्वींचे हामी भर देता है। फिर हम देखते हैं जी फैंग को, जो कि उस कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक जी फैंग को अंदर से कर्राने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो फटाक से अपनी तलवार थोड़ी सी बाहर निकाल लेता है और दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। तभी हान फेई कहती है, योर हाइनेस बी जेंटल। ये सुनने के बाद जी फैंग कुछ अलग ही समझता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, कैसे कैसे हो सकता है ये? मैंने कुछ भी नहीं सुना। फिर जी फैंग इमेजिन करने लगता है कि अंदर रूम में हान फेई ने प्रिंस क्वींचे के चिन को पकड़ा है और वो डेविल वाली हंसी हंस रही है। इसे सोचते ही वो चीख पड़ता है और घबरा जाता है और कहता है, योर हाइनेस। ये सुनने के बाद अंदर से प्रिंस क्वींचे कहता है, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है जी फैंग। ये सुनने के बाद जी फैंग शॉक हो जाता है और फिर इमेजिन करने लगता है कि जरूर प्रिंस क्वींचे ने ही हान फेई के चिन्ह को पकड़ा होगा और फिर इसके आगे नहीं, ये नहीं हो सकता।
फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है क्योंकि प्रिंस क्विंचे को काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो हानफेई के एक हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और हानफेई अपने दूसरे हाथ की मदद से प्रिंस क्विंचे के पैरों पर एक्यूपंक्चर कर रही होती है। वेल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, एक्यूपंक्चर असल में चाइना का एक इलाज करने का तरीका है जिसमें नीडल की मदद से इलाज किया जाता है। अगर आपने कल्टीवेशन बेस मांगा वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो अब चैप्टर पे आते हैं। कुछ टाइम बाद हानफेई कहती है, योर मैजेस्टी, ये हो गया, आप ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे हानफेई का हाथ छोड़ देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनने के बाद हानफेई टेबल के पास आ जाती है और प्रिंस क्विंचे के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करने लगती है। तभी प्रिंस क्विंचे कहता है, आने वाले 10 दिनों के बाद जो बैंक्वेट होगा उसमें मैं शामिल होने वाला हूँ, तो क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या परफॉर्म करोगी? ये सुनने के बाद हानफेई अजीब सा मुंह बनाती है और मन में कहती है, क्या है यार। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्रिंस चार्मिंग से पूछ सकती हैं। ये सुनने के बाद हानफेई को एक आइडिया आता है और वो फटाक से प्रिंस क्विंचे के बिस्तर के पास पहुंच जाती है और क्यूट एक्ट करते हुए कहती है, मुझे बचपन से ही जितार, शतरंज, कैलीग्राफी और पेंटिंग करने में कभी मजा नहीं आया, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, योर मैजेस्टी? फिर प्रिंस क्विंचे क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्या तुम फ्रंटियर ड्रम्स के बारे में जानती हो? ऐसी अफवाह थी कि ये ड्रम वॉर के टाइम का है और जब ये ड्रम बजता है तो इसकी आवाज़ लाखों मील दूर तक जाती है और जब वो ड्रम वॉर में बजाया जाता था तो पूरी आर्मी में जोश भर जाता था, जिससे वो अपने सामने वाली दुश्मन आर्मी को हराकर ही दम लेते थे। बस एक व्यक्ति का उस ड्रम को बजाने की कोशिश बाकी उन सभी सोल्जरों की जीत का कारण बनती थी। उसे गॉडेस ड्रम भी कहते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में। हानफेई अपने बिस्तर पर लेटी होती है और ताबाओ से पूछती है कि गॉडेस ड्रम कैसा दिखता है? ये सुनने के बाद ताबाओ कहता है, होस्ट, क्यों ना आप एम्पैथी सिस्टम का यूज करें उस ड्रम को देखने के लिए और बजाना सीखने के लिए। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे प्रिंस चार्मिंग का फेवरेबिलिटी भी तो बढ़ाना है, तो मुझे ये सीखना ही पड़ेगा। फिर ताबाओ कहता है, लेकिन होस्ट, ये डिफिकल्ट होगा। ये सुनने के बाद हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, तुम मुझे सही सही बताओ, इसमें क्या डिफिकल्टी है? लेकिन ताबाओ हानफेई को कुछ नहीं बताता और अपने चेहरे पर डेविल वाली मुस्कुराहट लाता है और कहता है, चलिए होस्ट, स्टार्ट करते हैं। तभी सिस्टम कहता है, एम्पैथी सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और आपका टारगेट है वॉर ड्रम्स को सीखना। ये सुनने के बाद हानफेई जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं, रुक जाओ। लेकिन दूसरे ही पल हानफेई खुद को एक बड़े से खाली मैदान में पाती है जहाँ पर दूर बस पहाड़ होते हैं और ढेर सारे ड्रम, और हानफेई वहाँ पर शॉक में खड़ी रहती है। में हम देखते हैं हानफेई को जो कि उन ड्रम्स को देख रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और जब वो पीछे देखती है तो उसे पता चलता है वहाँ कोई और नहीं बल्कि प्रिंस क्विंचे है। हानफेई के पास आने के बाद प्रिंस क्विंचे ड्रम को बजाने के लिए यूज़ करने वाले उन डंडों को उठा लेता है और हानफेई को देता है। फिर हानफेई उन डंडों को ले लेती है और प्रिंस क्विंचे हानफेई के पीछे आकर उसके हाथों पकड़ लेता है और कहता है, हिलो मत। अपने पीछे खड़े प्रिंस क्विंचे के मुंह से ये सुनकर हानफेई ब्लश करने लगती है। फिर प्रिंस क्विंचे एक ड्रम पे बहुत सॉफ्ट बजाता है और दूसरे पे बहुत फास्ट। ये देखने के बाद हानफेई मन में कहती है, इनमें तो कोई तालमेल ही नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रिंस क्विंचे हानफेई को इसी तरह से ड्रम बजाना सिखाता रहता है और हानफेई भी बहुत मेहनत कर ये सीख रही होती है। तभी प्रिंस क्विंचे अचानक बजाना बंद कर देता है। ये रियलाइज़ होने के बाद हानफेई प्रिंस क्विंचे की ओर सवालिया नज़रों से देखती है तो वो कहता है, कंसंट्रेट करो। ये सुनकर हानफेई बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं करती हूँ। फिर प्रिंस क्विंचे वहाँ से थोड़ी दूर आ जाता है और वहाँ पर आराम से बैठकर हानफेई को ड्रम बजाते हुए देखने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई की सौतेली बहन यानार पर, जो कि अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और मन में कहती है, मुझे किसी भी कीमत पे इस आने वाले बैंक्वेट में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना है। वेल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, एक्चुअल में यानार ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि मेडिसिन क्लास में हानफेई ने अपनी स्किल्स दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट की जस्ट एक रात पहले, वो भी हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई कहती है,
चलो उसके इलाज का टाइम हो गया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये सुनने के बाद ताओबाओ कहता है, होस्ट आप प्रिंस चार्मिंग को कोई गिफ्ट क्यों नहीं देती उसका फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हान फेई थोड़ा सोचती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिंस क्विंचे के रूम में, जहाँ पर हान फेई प्रिंस क्विंचे की नब्ज चेक करने के बाद कहती है, योर हाइनेस क्या आपको पता है कि आपको अपने बॉडी की देखभाल कैसे करनी चाहिए। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, देखो अगर मैं इस दुनिया की बेस्ट डॉक्टर भी होती ना तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते तो कोई क्या ही कर सकता है। ये सुनने के बाद जी फेंग आगे बढ़ता है और कहता है, हान फेई तुम योर हाइनेस से इतनी रूड तरह से पेश नहीं आ सकती। तभी प्रिंस क्विंचे कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे बॉडी के बारे में। ये सुनने के बाद हान फेई थोड़ा सोचती है और निराशा से कहती है, तो अंत में तुम्हें मेरे मेडिकल स्किल पे ट्रस्ट नहीं है ना योर हाइनेस। खैर मुझे इन बातों की परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपका सही से ट्रीटमेंट करने की। फिर हम देखते हैं हान फेई प्रिंस क्विंचे के पैरों पर एक्यूपंक्चर कर रही होती है। वो होने के बाद हान फेई अपनी आंखों से पट्टी निकालती है और प्रिंस क्विंचे से कुछ दूरी पर आकर अपने कपड़ों में से एक रिबन निकालती है और उस रिबन को फटाक से प्रिंस क्विंचे को फेंक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो कहती है, तुम्हारा वाला रिबन मैंने रख लिया है तो उसके बदले मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तभी जी फेंग हान फेई को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, हे क्या तुम हानलिंग की कस्टम लेडी हान फेई के बारे में जानती हो। ये सुनने के बाद हान फेई वहीं खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या कस्टम। हान फेई का इस तरह से कंफ्यूज रिएक्शन देखकर जी फेंग कहता है, ओ इसे भूल जाओ, अभी बहुत देर हो गई है इसीलिए जाते समय ध्यान से जाना। फिर जी फेंग अपने मन में सोचता है, इस तरह से अपना रिबन किसी और को देना ये तो लव कन्फेशन का एक तरीका है। तो क्या लेडी हान फेई एक इडियट है। फिर हम प्रिंस क्विंचे को देखते हैं जो कि हान फेई के दिए उस रिबन को देखते हुए कहता है, तो हान फेई क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। वहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छे से सर्वेंट सभी को फूड वगैरह सर्व कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है, एम्परर और एम्प्रेस आ रही हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर एम्प्रेस और एम्परर अपने अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी एम्परर कहते हैं, एम्प्रेस क्योंकि आज आपका जन्मदिन है तो आपको मैं पूरी आज़ादी देता हूँ। ये सुनने के बाद एम्प्रेस मुस्कुराती हैं और अपने पास खड़ी नैनी को बुलाकर पूछती हैं, बताओ क्या एमा पैलेस की सारी लेडीज तैयार हो गई हैं। फिर वो नैनी कहती है, जी हाँ। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमा पैलेस में आई सारी लेडीज़ पर जो कि तैयार हो रही होती हैं अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए। फिर हम हान फेई को देखते हैं जो कि एक कोने में अकेली खड़ी होती है। तभी ताओबाओ हान फेई से कहता है, होस्ट क्यों ना आप इनमें से कोई एक ड्रेस अपने लिए चूज कर लें। ये सुनने के बाद हान फेई उन सारे ड्रेस को देखते हुए कहती है, तो क्या इनमें से कोई एक ड्रेस भी मुझे फिट होगी। ताओबाओ कहता है, होस्ट मेरी आपके लिए एक एडवाइस है, क्यों ना आप इनमें से सबसे बड़े साइज का ड्रेस चूज करें। हान फेई थोड़ी देर सोचती है और फिर एक रेड कलर के ड्रेस की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, तो मैं इस ड्रेस को चूज करती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट में, जहाँ पर दो लेडीज अपने अपने टैलेंट का परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, जिसमें से एक जितार बजा रही होती है और दूसरी बांसुरी। और इस तरह से उन लेडीज़ को परफॉर्म करते देख वहाँ बैठे सारे बॉयज़ खुश हो रहे होते हैं और हान फेई उन्हें इस तरह से छुपकर देख रही होती है। तभी उसकी नज़र प्रिंस क्विंचे पे जाती है और प्रिंस क्विंचे भी उसे देख लेता है। जैसे ही हान फेई को ये रियलाइज़ होता है वो फटाक से छुप जाती है। हान फेई की इस हरकत पे प्रिंस क्विंचे स्माइल करने लगता है। फिर हम हान फेई को देखते हैं जो कि वहीं छुपी रहती है। तभी उसके बाजू से हान फेई की बहन यानार गुजरती है और वो रुककर हान फेई से कहती है, बहन मेरी ओर ध्यान देना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। फिर यानार बैंक्वेट के बीच स्टेज पे पहुँच जाती है और वहाँ पर अपना धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। यानार के इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंस को वहाँ बैठे सारे बॉयज़ इंजॉय कर रहे होते हैं और हान फेई भी ये सब छुपकर देख रही होती है। तभी हान फेई की नज़र प्रिंस क्विंचे पे जाती है जो कि बड़े ही फोकस से यानार के डांस परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। ये देखने के बाद हान फेई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहती है,
तुम क्या देख रहे हो? अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इतनी मेहनत से तुम्हारा इलाज नहीं करती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यानार पर, जिसके लास्ट पोज के साथ उसकी ये परफॉर्मेंस खत्म होती है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर हमें हमारे एक न्यू कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रिंस है जिसका नाम क्युनमू है। वो भी तालियां बजाते हुए कहता है, वाह क्या डांस था। तभी एम्परर खुश होते हुए कहते हैं, ये लेडी किस फैमिली से है? ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी, ये मेरी फैमिली से हैं। फिर एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह आपने इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। एम्परर के मुंह से अपने बेटी के लिए तारीफ सुनकर प्राइम मिनिस्टर बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं। तभी एक आदमी कहता है, हाँ अरे वो देखो स्टेज के आजू बाजू कैसे पर्दे लगे हुए हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग का ध्यान स्टेज की ओर चला जाता है और प्रिंस क्विंचे का भी। और फिर हम देखते हैं ये हानफेई की बारी आ चुकी है और हानफेई स्टेज के बीच में खड़ी होती है, लेकिन पर्दे की वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। लेकिन प्रिंस क्विंचे को ये पता चल जाता है कि स्टेज पे हानफेई है। हानफेई के हाथ स्टेज पे कांप रहे होते हैं। ये देखने के बाद ताबाओ कहता है, होस्ट नर्वस मत होइए, आप ये कर लेंगे। हम देखते हैं हानफेई को जो कि खुद को रिलैक्स करती है और सोचती है कि किस तरह से एम्पैथी सिस्टम के जरिए उसे प्रिंस क्विंचे ने ड्रम्स बजाना सिखाया था। ये सब सोचने के बाद वो खुद के अंदर जोश भरती है और ड्रम बजाने के लिए आगे बढ़ती है। फिर हम हानफेई के बॉडी में हमारी रियल हानफेई की छवि को देखते हैं जो कि फुल जोश के साथ ड्रम पर अपना पहला डंडा मारती है, जिसके शोर के साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसी तरह से हानफेई अपने ड्रम्स को बजाना कंटिन्यू रखती है और उसके ये ड्रम्स की आवाज़ सुनकर सभी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो सच में किसी जंग के मैदान में आ गए हों, जहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स अपने सेना की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हों। फिर हम देखते हैं हानफेई को जो कि इतने देर से ड्रम बजाने की वजह से थक गई होती है और हाफ रही होती है, लेकिन फिर भी वो ड्रम बजाना नहीं छोड़ती। उसे इस तरह से देखकर ताबाओ कहता है, होस्ट आप ड्रम्स बजाना बंद कीजिए, आप पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हैं। प्रिंस क्विंचे भी हानफेई की इस कंडीशन को भांप लेता है, इसलिए वो कहता है, रुक जाओ। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते इसलिए वो वहीं गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी कहता है, रोक दो, अभी इस ड्रम को बजाना बंद करो। जी फैन फटाक से आगे बढ़ता है और प्रिंस क्विंचे को उठाते हुए कहता है, योर हाइनेस आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनने के बावजूद भी प्रिंस क्विंचे चिल्लाकर कहता है, हानफेई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे जो कि ड्रम्स बजाना बंद कर देती है और जो कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी होती है, इसीलिए वो वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। फिर हानफेई अपनी गर्दन घुमाकर सामने की ओर देखती है तो पर्दे उड़ने की वजह से उसे प्रिंस क्विंचे दिखता है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। फिर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं इतने पुराने टाइम के ड्रम्स को सुनकर। फिर हमें हमारे एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम बाइली वेंशुई है और ये यूजी का उत्तराधिकारी है। फिर बाइली क्लैपिंग करते हुए कहता है, जर्नल के सक्सेस के पीछे कईयों की मौत छुपी होती है और फ्रंटियर वॉर ड्रम्स के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया गया था, लेकिन उसे सुनने की मेरी इच्छा आज जाकर पूरी हुई है। फिर हम बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यानार पर जो कि गुस्सा करते हुए मन में कहती है, जिंग डोंग तुमने मुझे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही डांस परफॉर्मेंस किया, लेकिन फिर भी मैं हानफेई से क्यों हार गई। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हमें जिंगडोंग के बारे में कुछ बताया या उसे दिखाया नहीं गया है। फिर हम देखते हैं हानफेई को जो कि पर्दे के पीछे से सबको देखती है और वहां से छुपकर निकल जाती है। हानफेई को इस तरह से छुपकर जाते हुए हेड लेडी देख लेती हैं और वो पूछती हैं, हानफेई तुम कहाँ जा रही हो। फिर हानफेई कहती है, प्रिंस क्विंचे को चोट लग गई है इसीलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद हेड लेडी कहती है, हानफेई तुम इस तरफ से जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और हाँ अभी आधी रात है इसीलिए अपना ध्यान रखना और मेक श्योर कि तुम्हें कोई देख न पाए। फिर हानफेई हेड लेडी द्वारा बताए हुए रास्ते पे भागते हुए जाने लगती है। फिर थोड़े दूर पहुँचने के बाद ताबाओ हानफेई से कहता है, होस्ट राइट साइड जाइए, आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। फिर हानफेई रुक जाती है और कहती है, अरे नहीं मेरा दिमाग इतना उल्टा पुल्टा क्यों चल रहा है। तभी हानफेई को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है, तुम भी उन परफॉर्मर्स में से एक हो ना।
फिर हानफेई जब पीछे देखती है तो उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि बाइली है। फिर बाइली का ध्यान हानफेई के कपड़ों पर जाता है तो वो हानफेई से कहता है, तुम वही हो ना जिसने अभी वॉर ड्रम्स को बजाया था। हानफेई उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर मारती है और मन में सोचती है, मैं किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हानफेई के कुछ भी जवाब न देने पर बाइली कहता है, टेंशन मत लो माय लेडी, मेरा नाम बाइली वेंचुई है और मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ, तो क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद हानफेई के अंदर की डेविल हानफेई अपैर हो जाती है और वो हानफेई से कहती है, एक हैंडसम लड़का तुमसे बात करना चाहता है, तो क्यों ना हम यहीं रुक जाएं और इसके साथ थोड़ी गपशप करें। लेकिन तभी ताओबाओ अपैर हो जाता है और उस डेविल हानफेई को उड़ा देता है और कहता है, होस्ट प्रिंस चार्मिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी करो। ताओबाओ की ये बात सुनने के बाद हानफेई अपने सेंस में आती है और फिर वो बाइली से कहती है, सॉरी। तभी हानफेई के पीछे से कोई कहता है, ओ योर हाइनेस बाइली, आप हमेशा की तरह एलिगेंट लग रहे हैं। फिर हानफेई पीछे देखती है तो उसे मालूम पड़ता है ये सबसे बड़ा प्रिंस क्यूनमू है। प्रिंस क्यूनमू को देखने के बाद हानफेई मन में सोचती है, अरे नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी इस सिचुएशन में आऊंगी जहां मैं फंस जाऊंगी, वो भी दो आदमियों के बीच। प्रिंस क्यूनमू अपने मन में सोचता है, बाइली वेंचुओ को कम नहीं समझ सकते, इसीलिए तो जब वो बैंक्वेट से निकला मैंने उसका पीछा किया, और कौन सोचेगा कि वो इस मोटी से बात करना चाहता था, इसीलिए वो बैंक्वेट से निकल गया। फिर क्यूनमू थोड़ा मुंह बिगाड़ता है और कहता है, लगता है एमा पैलेस का कोई स्टैंडर्ड अब नहीं रहा है, इसीलिए तो वो कैसे भी लोगों को ले रहा है। और ये सब बातें वो स्पेशली हानफेई को सुनाते हुए कहता है। ये सुनने के बाद बाइली वेंचुई बोलता है, योर मैजेस्टी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये लेडी बहुत ही स्किल्ड है। फिर प्रिंस क्यूनमू कहता है, हाँ मुझे नहीं लगता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनने के बाद हानफेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मन करता है कि वो इस प्रिंस क्यूनमू को उठा उठा के पटके, लेकिन हानफेई ये नहीं कर सकती क्योंकि वो तो एक प्रिंस है ना। इसलिए वो गुस्से से ताओबाओ से कहती है, ताओबाओ, ये वही प्रिंस है ना जिसने बचपन में प्रिंस क्विंचे को बुली किया था। ये सुनने के बाद ताओबाओ कहता है, होस्ट शांत हो जाइए, सबसे पहले तो आप इस जगह को छोड़िए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। ये सुनने के बाद हानफेई अपने पेट को पकड़ लेती है और उसे दर्द हो रहा है ऐसा एक्ट करने लगती है। ये देखकर बाई वेंचुई पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। फिर हानफेई कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनने के बाद प्रिंस क्यूनमू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहता है, गेट लॉस्ट। हानफेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर हानफेई भागते भागते एक ऐसी जगह से गुजरने लगती है जहाँ पर पत्थर और बैम्बूस के पेड़ होते हैं। तभी उसे वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ें सुनने के बाद हानफेई शर्मा जाती है और मन में कहती है, नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं सुना और ना ही कुछ बुरा देखा है। वेल गाइस, आप लोग तो समझ ही गए होंगे हैं प्रिंस क्विंचे को, जिसको गिरने की वजह से चोट लग गई होती है और उसके हाथों पर सर्वेंट्स बैंडेज कर रही होती हैं। फिर प्रिंस क्विंचे कहता है, अब तुम सभी यहाँ से जा सकती हो। ये सुनने के बाद वो सारे सर्वेंट वहाँ से निकल जाते हैं। सभी सर्वेंट्स के जाने के बाद प्रिंस क्विंचे मन ही मन हानफेई के बारे में सोचने लगता है। फिर वो मन में ही कहता है, हैरानी की बात है, मुझे इससे निराशा हुई, मुझे इससे नफरत है कि हर कोई उसे कैसे देख रहा था। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। फिर प्रिंस क्विंचे को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है, क्विंचे, अगर तुम सच में कुछ पसंद करने लगे हो तो उन सभी को मार डालो जो भी उसे देखने की हिम्मत करते हैं, या इन्हें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे टेबल पे जोर से हाथ मारता है जिससे कि टेबल पे का पड़ा कप वगैरह टूट जाता है। फिर वो खुद को शांत करता है और कहता है, मेरे सर के अंदर की वो आवाज़ धिक्कार है, उसने अभी मुझे डरा दिया था। ये बोलने के साथ ही वो मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं हानफेई दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आती है और कहती है, योर हाइनेस, मैं आ गई। उसे देखने के बाद प्रिंस क्विंचे मन में कहता है, ओह ये तो अच्छा है। हानफेई प्रिंस क्विंचे के हाथ पे लगी उस चोट को देखकर पूछती है, तो क्या ये चोट आपको बैंक्वेट में लगी जब आप गिर गए थे। प्रिंस क्विंचे हानफेई की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे कि हानफेई नर्वस हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, योर हाइनेस। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कहता है, तुम मुझे क्विंचे बुलाओ। ये सुनने के बाद हानफेई चुप हो जाती है और यहाँ वहाँ आंखें नचाने लगती है।
फिर हानफेई मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मेरी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी थी कि ये बैड वुल्फ भी अब एक आज्ञाकारी पपी की तरह हो गया है। ऐसा कहने के साथ वो हंसना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं प्रिंस क्विंचे को, जो कि हानफेई को इस तरह से देखकर कंफ्यूज होता है। फिर हानफेई मुस्कुराते हुए कहती है, क्विंचे। हानफेई के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे मुस्कुराने लगता है। प्रिंस क्विंचे को इस तरह से मुस्कुराता देख हानफेई को महसूस होता है जैसे कि उसके दिल में ये उसकी मुस्कुराहट उतर रही है। फिर हानफेई ब्लश करते हुए कहती है, आखिर मुझ पर इतना क्यों असर पड़ रहा है, वो भी उसकी मुस्कुराहट का। तभी प्रिंस क्विंचे हानफेई को गोल मटोल कहकर बुलाता है। ये सुनने के बाद हानफेई अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और शौक होकर उसे देखने लगती है। लेकिन प्रिंस क्विंचे फिर से हानफेई को गोल मटोल बुलाता है, जिसे सुनने के बाद हानफेई को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से पलटते हुए मन में कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे जाता देख प्रिंस क्विंचे तुरंत बोलता है, गोल मटोल मत जाओ, रुक जाओ। फिर हानफेई फटाक से पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम मुझे ये मत बुलाओ, क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बुला सकते। प्रिंस क्विंचे हानफेई की इस बात को इग्नोर मारता है और कहता है, मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, वो बहुत ही अच्छा था। ये सुनने के बाद हानफेई खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा। प्रिंस क्विंचे हानफेई के सर को सहलाते हुए कहता है, अगली बार से तुम खुद को इतने हार्ड वर्क में मत ढकेलना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी होए। ये सुनने के बाद हानफेई काफ़ी ब्लश करने लगती है और वहाँ से फटाक से निकल जाती है। तभी जी फेंग हानफेई को खुशी से जाते हुए देखता है। फिर वो प्रिंस क्विंचे की ओर देखता है और मन में कहता है, हीज हाइनेस मुस्कुरा रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई प्रिंस क्विंचे के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है और हंसते हुए अपने बिस्तर पे लोट पोट कर रही होती है। ताओबाओ हानफेई को इस तरह की हरकत करते देख उसके पास जाता है और कहता है, होस्ट, लगता है आप प्रिंस चार्मिंग के प्यार में गिर गई हैं। ये सुनते ही हानफेई अलर्ट हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये बस एक गेम है जिसे मुझे जीतना है, मैं अपने अंदर उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स का जोखिम नहीं उठा सकती। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे को सोचते हुए कहती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो क्या उसका दिल टूट जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर हानफेई सुबह सुबह अंगड़ाई लेकर उठती है और अपनी विंडो खोलती है। फिर हानफेई का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ पर दो सर्वेंट जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहती है, क्या तुमने सुना, ली रुई लान कल रात एक आदमी के साथ पकड़ी गई। फिर वो दूसरी सर्वेंट कहती है, हाँ हाँ, मैंने सुना है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। फिर हानफेई अपनी नींद से पूरी तरह से बाहर आ जाती है और उनकी ये बातें सुनने लगती है। वो पहली सर्वेंट वापस से बोलती है, क्या तुमने उस आदमी को देखा है, कौन है वो दूसरी सर्वेंट कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि उन्होंने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। फिर हानफेई अपने कान साफ करते हुए इस बात को फुल्ली इग्नोर मारती है, क्योंकि हानफेई को तो पहले से पता था। फिर हानफेई फटाक से रेडी होकर हेड लेडी के पास पहुंच जाती है और कहती है, हेड लेडी, मैं आ गई। हानफेई के देर से आने की वजह से हेड लेडी कहती है, क्या रात को तुम किसी को लूटने गई थी। खैर छोड़ो, तुम मेरे साथ कुछ काम करने के लिए बाहर चल रही हो। ये सुनते ही हानफेई खुश हो जाती है और कहती है, सच में मैडम, हम बाहर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं हेड लेडी और हानफेई दोनों ही पैलेस से बाहर जा रही होती हैं। हेड लेडी हानफेई से कहती हैं, प्रिंस क्विंचे की मेडिसिन्स खत्म होने वाली है, इसीलिए मैंने बस एक बहाना मारा था ताकि हम बाहर आ सकें। फिर हम देखते हैं हेड लेडी और हानफेई दोनों ही मार्केट में आ चुकी होती हैं। फिर हानफेई मार्केट को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। हेड लेडी हानफेई से कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं वो करने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी, तुम यहाँ रुककर मेरा इंतज़ार करना। हेड लेडी के जाने के बाद हानफेई पूरे मार्केट में घूमने लगती है। फिर उसे एक चाइनीज़ हर्ब की दुकान दिखती है, जहाँ पर जैसे ही वो अंदर घुसने वाली होती है कि तभी उसे कोई रोक देता है और वो कहता है, लेडीज़ को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, लेकिन क्यों। फिर वो आदमी कहता है, क्योंकि वे मेडिसिन हर्ब को बैड इफेक्ट पहुंचाती हैं, इसीलिए। ये सुनने के बाद हानफेई को गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहती है, मैं तो भूल ही गई कि मैं ऐसे हिस्टोरिकल टाइम में हूँ जहाँ पर आज भी गर्ल्स का मेडिसिन में इंटरेस्ट लेना बुरा माना जाता है। खैर जाने दो, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। फिर हानफेई उस दुकान से कुछ दूर चली जाती है, लेकिन फिर उसे सुनाई देता है कि उसी दुकान पर एक लेडी जाकर कहती है, मुझे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ लेडीज़ का आना मना है, तुम जाओ और अपने हस्बैंड को यहाँ भेजो। फिर वो लेडी रोते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसीलिए तो मैं आई हूँ, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ,
ऐसा कहने के साथ वो लेडी अपने पोटली से सारे पैसे वहीं पर गिरा देती है और उसे गिनना शुरू कर देती है। फिर उस लेडी का बच्चा कहता है, अगर माँ अंदर नहीं जा सकती तो मैं जाऊंगा, तो मुझे मिलने दो डॉक्टर से। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम एक नॉर्मल डॉक्टर को देख सको, तो तुम रहने ही दो। ये सुनने के बाद वो लेडी रोने लगती है और कहती है, प्लीज हमारी मदद करो। ये सब देख और सुनकर हानफेई से नहीं रहा जाता और वो फिर उस आदमी के पास आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बताओगे एक इंसान का ट्रीटमेंट करने के लिए तुम कितने कॉइन्स लेते हैं? फिर वो दुकानदार कहता है 50 सिल्वर टेल्स। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग गारंटी देते हैं कि इतने पैसे देने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो ही जाएगा। फिर वो दुकानदार कहता है, मैं इसका वादा कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर हानफेई कहती है, तो फिर तुम उस 50 सिल्वर टेल्स के लायक नहीं हो। तुम लोग पैसे मांग रहे हो, वो भी बिना मरीज को देखे। क्या महान मेडिसिन हॉल है। फिर हानफेई उस लेडी के सिल्वर कॉइन को उठाती है और उसे देते हुए पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड अब कैसे हैं? वो लेडी रोते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड हमेशा खांस रहे हैं, उन्हें बहुत बुखार भी है और इसके अलावा उनका पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा और आज तो उन्हें खून की खांसी भी हुई थी। फिर हानफेई उस दुकानदार से पूछती है, तो क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? फिर वो दुकानदार कहता है, ये तो एक फेफड़े की बीमारी लगती है, इसका इलाज मैं तो क्या डॉक्टर भी नहीं कर सकते। फिर वो आदमी उस लेडी से कहता है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, उसका जल्दी से दाह संस्कार कर दो ताकि ये बीमारी किसी और में ना फैले। ये सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि पहले जब ये लोगों के पास किसी बीमारी का इलाज नहीं होता था तो वो उस इंसान को सीधा मार डालते थे। वो लेडी इस दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर और जोर से रोने लगती है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, असल में ना ये लेडी डॉक्टर के पास नहीं आई है, बल्कि ये लेडी एक मेडिसिन हर्ब की दुकान पर आई है, क्योंकि पहले के जमाने में डॉक्टर महंगे और रेयर होते थे। इसीलिए इसी तरह के गरीब लोग औषधि बेचने वालों के पास जाकर बीमार इंसान के लक्षण बताकर कुछ दवाइयाँ खरीद लेते थे, जिससे कि अगर वो इंसान बचा तो बचा वरना गया। फिर हम हानफेई को देखते हैं जो कि उस लेडी को संभालते हुए कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर वो लेडी कहती है, क्या सच में? तभी वो दुकानदार चिल्लाते हुए कहता है, हे लेडी, तुम बस एक लेडी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का झूठ बोलने की? क्योंकि उस दुकानदार की आवाज बहुत तेज होती है तो आसपास के सभी लोग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। फिर हानफेई कहती है, एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। हानफेई उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और अपने पैसों का पाउच उसे देते हुए कहती है, सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मेडिसिन हर्ब हॉल में जाओ और कुछ मेडिसिन खरीद कर ले आओ। वो बच्चा हानफेई का पाउच ले लेता है और कहता है, जी जरूर। हानफेई बाहर से ही कहती है, स्टेमोना 1 सिल्वर कॉइन, रेड जिनसेंग जिसका 3 सिल्वर कॉइन। हानफेई जिस औषधि का नाम ले रही होती है वो बच्चा उस औषधि को एक पुड़िया में बांध कर रख रहा होता है। फिर हानफेई 2 और औषधि का नाम लेती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, ये तो नॉर्मल सी औषधियाँ हैं, इससे ये क्या ही कर लेगी। फिर भी हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, फ्रिटिलारिया के लिए 2 सिल्वर कॉइन। ये सुनने के बाद उस दुकानदार का ध्यान हानफेई की बात पे जाता है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, 3 कमल के पत्ते। वो सब कुछ बांध लेने के बाद वो बच्चा उस पोटली को लेकर बाहर आ जाता है और हानफेई को देता है। फिर हानफेई, वो बच्चा और लेडी ये सब जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी हानफेई को रोकता है और कहता है, मिस, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गलती को माफ कर देंगी और क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने ये नुस्खा कहाँ से पाया है? ये सुनने के बाद हानफेई मस्त एटीट्यूड से कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते, ये एक लेडी डॉक्टर का नुस्खा है। ये सुनकर वो दुकानदार शर्मिंदा हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस गरीब लेडी के घर पे, जहाँ पर उसका हस्बैंड बिस्तर पे लेटा होता है और बहुत खांस रहा होता है। उस आदमी को ध्यान से देखने के बाद हानफेई उस रूम की खिड़की वगैरह खोलने लगती है। ये देखकर वो लेडी कहती है, मिस, खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को ठंड लग जाएगी। ये सुनकर हानफेई कहती है, तुम टेंशन मत लो, इससे साफ हवा अंदर आएगी और आपको अपने हस्बैंड और इस बिस्तर को गर्म पानी से धोने की जरूरत है। और हाँ, आपको अच्छे से साफ सफाई रखनी होगी ताकि आपके बच्चे इससे इफेक्टेड ना हो। फिर वो आदमी नर्वस होते हुए कहता है,
यंग लेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इलाज के लिए। फिर हानफे कंटिन्यू करते हुए कहती है, दिन में 3 टाइम आपको ये खुराक 10 दिनों तक लेनी होगी। इतने दिनों में तो आपको ठीक हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो आराम करने से बेहतर हो जाएगा। फिर हानफे निकलते हुए कहती है, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। ये देखकर वो लेडी कहती है, आप ध्यान से जाइएगा। फिर हानफे जैसे ही उस घर से थोड़ी दूर जाती है, फिर हमें पता चलता है कि जी फैंग उसके ऊपर नजर रख रहा था। फिर जी फैंग वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं हानफे मार्केट में पहुँच जाती है, जहाँ पर हेड लेडी उसका इंतजार कर रही होती है। हेड लेडी को देखकर हानफे मन में कहती है, बकवास, मैं ये भूल कैसे गई कि मुझे यहाँ इंतजार करना था। हेड लेडी हानफे को देखते ही गुस्से से कहती है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि कितना टाइम हो गया है? ये सुनकर हानफे उनको शांत करते हुए कहती है, मैडम, मैं पास के मेडिसिन हर्ब हॉल में गई थी, जहाँ पर लेडीज को आना मना है, इसीलिए मैं थोड़ी दूर गई थी मेडिसिन लाने। फिर हेड लेडी कहती है, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमा पैलेस में, जहाँ पर हानफे की सर्वेंट चुन को एमा पैलेस की सर्वेंट पकड़ी रहती है और तभी हानफे और हेड लेडी वहाँ पर पहुँचती हैं। ये देखकर हेड लेडी पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है? वो सर्वेंट कहती है, हेड लेडी, हमें कल ही पता चला था कि ली रुईलैंड का अफेयर चल रहा है। हम पहले ही उस आदमी को पकड़ नहीं पाए थे और अब ली रुईलैंड भी भाग चुकी है। तभी हानफे का ध्यान चुन पर जाता है और फिर वो उस लेडी से पूछती है, आखिर आप लोग मेरी मेट के साथ क्या कर रहे हैं? वो लेडी हानफे की बात को इग्नोर मारती है और कहती है, हानफे, कल जब ली रुईलैंड की ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ थी? ये सुनने के बाद हानफे शॉक हो जाती है और मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो उन लोगों के जस्ट बाजू से ही गुजरी थी, लेकिन मैं इस झंझट में कैसे घसीटी गई? जरूर मुझे कोई फंसाना चाहता है, लेकिन वो कौन है? फिर हम यानार को मुस्कुराते हुए देखते हैं, इसका मतलब ये सब उसका किया धरा है। हानफे को कोई जवाब न देते देख वो लेडी हानफे से कहती है, पिछले महीने 5, 7, 13 और 18 तारीख को तुम कहाँ थी? ये सुनकर हानफे घबरा जाती है और हेड लेडी की ओर देखती है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहती है, मैं अपने रूम में ही थी। ये सुनते ही वो लेडी कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। ली रुईलैंड भाग जाने के बाद अपने पीछे एक लेटर छोड़कर गई है। फिर वो लेडी वो लेटर हेड लेडी को दे देती है। हेड लेडी उस लेटर को पढ़ने के बाद पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लेटर ली रुईलैंड ने ही लिखा है? सामने से उस लेडी के हाँ में सर हिलाने पर हेड लेडी गुस्से से कहती है, गार्ड्स, हानफे को दूर ले जाओ और लॉकअप में डाल दो। ये ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और हानफे को पकड़कर लॉकअप की ओर ले जाने लगते हैं। एमा पैलेस में खड़ी सारी लेडीज आपस में बातें करने लगती है और कहती है, तो क्या हानफे भी ली रुईलैंड की तरह गंदी है? हमने तो उसे कितना अच्छा समझा था। वेल गाइस, हेड लेडी को तो पता है कि हानफे प्रिंस क्विंचे का इलाज करने के लिए जाती है। अब हानफे खुद को लॉकअप से कैसे निकाले? हानफे बड़े ही गुस्से से उस गार्ड की ओर बढ़ रही होती है और मन में कहती है, तो क्रिमिनल्स मुझे मारने के लिए एम्प्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इस मौके का इस्तेमाल अपने लिए चीजें बदलने के लिए करूंगी। अगर मैं लकी रही तो इसके बाद मैं एम्प्रेस की साइड जीत लूंगी। हानफे उस गार्ड के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, फेयर, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को इसलिए नकार रही हो क्योंकि तुम डर रही हो। फिर हानफे अपने हाथ को बड़े स्टाइल से बांधते हुए कहती है, मैं एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ और तुम एक छोटे से गार्ड। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगी? हानफे को इस तरह से बात करते देख एम्प्रेस मन में सोचती है, हानफे नॉर्मल यंग लेडीज की तरह फाइट नहीं कर रही, ये तो इंटरेस्टिंग है। हानफे कंटिन्यू करते हुए कहती है, आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, जब हम एक हुए थे तो मैंने तुमसे हमेशा के लिए प्रॉमिस किया था। तभी हेड लेडी कहती है, इस तरह की अश्लील बातें करना बंद करो। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद हानफे मुस्कुराती है और मन में कहती है, मैं उसके यही कहने का इंतजार कर रही थी। हानफे अपने आईब्रो को उठाती है और उससे कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम वो करने में सक्षम हो जिसका तुमने अभी दावा किया जो हमने किया? तुम्हारी गति तो बहुत स्लो है, तुम्हारा चेहरा और आंखें सब धंसा हुआ है, इसके साथ ही तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है, तो तुम ऐसा कुछ करने में कैसे सक्षम हो सकते हो? फिर हानफे एम्प्रेस से कहती है, योर हाइनेस, जब भी किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो वह उसे हटा नहीं पाता क्योंकि वह अपनी बेइज्जती होने से घबराता है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ। वो गार्ड हानफे को इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलते हुए देखता है तो घबरा जाता है और कहता है, फेयर, ये बोलना बंद करो।
लेकिन हानफेई उसका कुछ नहीं सुनती और कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और एम्प्रेस कहती है, तो ऐसा लगता है कि आपके इस मैटर में और भी बहुत कुछ है। उस गार्ड को बाहर ले जाओ और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करो और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। हेड लेडी और उस गार्ड के चले जाने के बाद एम्प्रेस वहाँ काम कर रहे सर्वेंट को भी वहाँ से बाहर भेज देती हैं। फिर एम्प्रेस हानफेई से कहती हैं, हो सकता है कि उस गार्ड ने आप पर झूठा आरोप लगाया हो, लेकिन आप उन रातों में कहाँ थे? ये सुनने के बाद हानफेई घबरा जाती है और मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, कहना मुश्किल है। हानफेई को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसीलिए वो मन में कहती है, रहने भी दो, अब मैं हार मान लेती हूँ। फिर हानफेई बहुत ही सभ्य तरीके से कहती है, योर हाइनेस, जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं इतनी मोटी हूँ, इसीलिए मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं देर रात तक एक्सरसाइज करती हूँ। ये सुनने के बाद एम्प्रेस बड़े ही आराम से कहती है, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है, बस अगली बार से तुम ऐसे लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना और इनके ट्रैप्स में दोबारा मत फंसना। एम्प्रेस अपने टी को बाजू में रखती है और कहती है, हानफेई, मुझे तुम पसंद हो। फिर एम्प्रेस अपने सिंहासन से उठ जाती हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए कहती हैं, ग्लोरी, पावर और स्टेटस, मैं तुम्हें ये सब दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद हानफेई खुद को शांत दिखाती है, लेकिन मन में उछल रही होती है और कहती है, फाइनली एक ऐसा प्लॉट आ गया जहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मैं चाहती हूँ कि जब तुम एमा पैलेस छोड़ो तो तुम प्रिंस क्विंचे से शादी कर लो। ऐसा कहने के साथ एम्प्रेस मन में सोच रही होती है, क्विंचे और उसकी माँ, मैं दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन क्विंचे उससे बच गया, तो क्यों ना मैं किसी को उस पर मेरे लिए निगरानी करने भेजूं। मुझे लगता है इस काम के लिए हानफेई सही रहेगी, क्योंकि वो इस टाइम ऐसी सिचुएशन में फंसी है जहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और दूसरी ओर हानफेई मन में सोच रही होती है, प्रिंस क्विंचे से शादी मैं ये करूंगी, यहाँ तक कि कोई मुझे घुटने टेकने या जमीन चाटने को भी कहे तो भी मैं करूंगी। तभी एम्प्रेस हानफेई को ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहती है, तो क्या तुमने इसके बारे में गहराई से सोचा? फिर हानफेई ब्लश करते हुए कहती है, मैं ये करूंगी, और वो मन ही मन कहती है, मैं ये 1000 बार भी करूंगी। ये सुनने के बाद एम्प्रेस खुश हो जाती हैं और कहती हैं, गुड, अब आप एमा पैलेस में बिना किसी चिंता के रह सकती हैं और आपका ये मैटर मैं देख लूंगी। और हाँ, आपको प्रिंस क्विंचे की मंथली रिपोर्ट मुझे देनी होगी। फिर एम्प्रेस घूमकर कंटिन्यू करते हुए कहती है, हालांकि याद रखें, आप इस बारे में कुछ गलत न सोचें। फिर हानफेई कहती है, जो हुक्म मेरे आका। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई अपने बेड पर लेटी होती है और मन में सोच रही होती है, शादी, वो भी प्रिंस क्विंचे से। फिर हानफेई अपने और प्रिंस क्विंचे की शादी का इमेजिन करने लगती है। ये सब इमेजिन करते हुए हानफेई काफी ब्लश कर रही होती है। तभी उसे होश आता है और वो कहती है, हे भगवान, ये कितना शर्मनाक है। तभी हानफेई अचानक उठकर बैठ जाती है और कहती है, हे ताबाओ, मुझे बताओ प्रिंस चार्मिंग की एज कितनी है? ताबाओ कहता है, वो 20 ईयर के यंग और एनर्जिक मैन है। ये सुनने के बाद हानफेई में जोश आ जाता है और वो कहती है, अरे वाह, ये तो पूरी तरह से लायक है। मैं तो लगभग 27 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही एक ताजा मांस मिल रहा है। फिर ताबा पसीना पोंछते हुए कहता है, एम्प्रेस द्वारा दिए गए मिशन की चिंता करनी चाहिए होस्ट। ताबा की ये बात सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, आखिर एम्प्रेस एक अपंग प्रिंस से क्यों इतना सावधान हो रही है? तभी हानफेई को उसके विंडो के इधर से एक आवाज सुनाई देती है। जी फैंग चिल्लाते हुए कहता है, लेडी हानफेई, आपसे हीज हाइनेस मिलना चाहते हैं। फिर हानफेई विंडो खोलती है और जी फैंग से कहती है, तुम्हें नहीं लगता अभी अभी मुझसे पूछताछ की गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी हीज हाइनेस को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। जी फैंग हानफेई की ये बात पे ध्यान नहीं देता और फटाक से उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसे अपने मार्शल आर्ट के जरिए उड़ाते हुए प्रिंस क्विंचे के रूम की ओर ले जाने लगता है। फिर हम यानार को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से से कहती है,
उन्होंने उसे कितनी आसानी से जाने दिया। हान फेई, तुम बार बार मेरे मैटर में आ रही हो। मुझे लगा था कि इस बार मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगी, लेकिन मुझे इस बार इसमें फेल होने की उम्मीद नहीं थी। तभी कोई कहता है पागल मत बनो होस्ट, और हम देखते हैं जिंग डोंग को, जो कि ताबाओ की तरह ही सिस्टम का अपीयरेंस है। वेल गाइस, इसका मतलब है हान फेई अकेली नहीं जिसके पास सिस्टम है, बल्कि हान फेई की सौतेली बहन यानार के पास भी रहते हैं जिंग डोंग को, जो कि कहता है पागल मत बनिए होस्ट, ये तो बस एक तुक्का था, क्यों ना फिलहाल के लिए हम इस पर रोक लगा दें। ये सुनने के बाद यानार कहती है वो तो अच्छा है कि मैंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसीलिए वे लोग मुझे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हान फेई पे, जो कि प्रिंस क्विंचे के कमरे के बाहर खड़ी होती है और कहती है मुझे बहुत ही डीजी फील हो रहा है, लगता है कि मैं उल्टी कर दूंगी, क्योंकि हान फेई को जी फैंग ने उड़ा कर लाया था अपने मार्शल आर्ट के जरिए, इसीलिए हान फेई को ऐसा महसूस हो रहा है। इससे पहले कि हान फेई कुछ कर पाती, जी फैंग हान फेई को पकड़ता है और रूम के अंदर धक्का दे देता है। अंदर घुसते ही हान फेई प्रिंस क्विंचे को देखती है। उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हान फेई अपने आंसू को पोंछती है और मुस्कुराते हुए कहती है मैं वापस आ गई योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे हान फेई को अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है। हान फेई उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके पैरों को देखते हुए कहती है क्या ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और क्या तुम सही से खाना खा रहे हो? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे बड़े ही प्यार से हान फेई के गाल को पकड़ता है और कहता है तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि मैं भी तुम्हारे बारे में चिंतित था? ये सुनने के बाद हान फेई ब्लश करने लगती है और अपने सिर को हिलाती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम मुझे दोस्त दे सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। हान फेई ये सब सुनकर खुश हो रही होती है और प्रिंस क्विंचे के कपड़ों में अपने सर को रगड़ने लगती है। तभी अचानक हान फेई उस कपड़े को पकड़कर सूंघने लगती है और कहती है योर हाइनेस, क्या आपने कोहोश हर्ब्स का यूज किया है? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे मुंह फेर लेता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देखकर हान फेई कहती है कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं ये जी फैंग से पूछ लूंगी। जैसे ही हान फेई बाहर की ओर जाने लगती है तभी प्रिंस क्विंचे उसे रोकता है और फिर प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं वो था जिसने इसे लेने के लिए जोर दिया। ये सुनने के बाद हान फेई कहती है कोहोश हर्ब्स दिमाग को साफ करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत शक्तिशाली भी है। नॉर्मल लोग भी इसे आसानी से नहीं पचा सकते, तो आप इसे क्यों ले रहे हैं योर हाइनेस? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कहता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद हान फेई शांत हो जाती है और कुछ देर बाद कहती है तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है योर हाइनेस कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ? फिर प्रिंस क्विंचे कहता है तो क्या तुम मेरा इलाज कर सकती हो? ये सुनने के बाद हान फेई प्रिंस क्विंचे के हाथ की नब्ज चेक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है आपको अपने शरीर को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे अपने हाथ की नब्ज हान फेई को चेक करने नहीं देता और अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहता है नहीं हान फेई। ये सुनकर हान फेई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर तुम मुझे अपना इलाज करने की अनुमति नहीं देना चाहते तो मेरा नाम भी मत लो। ऐसा कहने के साथ हान फेई पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी प्रिंस उसे रोकता है। हान फेई रुककर अपने मन में सोचती है अगर उसे इलाज नहीं कराना तो मुझे क्यों रोक रहा है? तभी प्रिंस अचानक कहता है एम्प्रेस ने तुमसे क्या कहा? ये सुनकर हान फेई शॉक हो जाती है और कहती है तो तुमने मुझे आज रात यहाँ क्यों बुलवाया? ये सुनने के बाद प्रिंस कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हान फेई कंटिन्यू करते हुए कहती है एम्प्रेस ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी जासूसी करूं। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे अपने कपड़े को टाइटली पकड़ता है और कहता है तो तुमने क्या जवाब दिया? फिर हान फेई कहती है मैंने इसे एक्सेप्ट करने का नाटक किया, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें उसकी बात मानने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी अचानक हान फेई का ध्यान प्रिंस क्विंचे के कपड़ों पर जाता है और वो मन में कहती है एक मिनट रुको जरा, इसके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? फिर हान फेई कहती है आपने कोहोश हर्ब लिया क्योंकि आप खुद के दम पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कुछ भी नहीं कहता और हान फेई उसे नम्न आंखों से देखने लगती है। फिर प्रिंस अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारा क्या करूं हान फेई, मुझे डर है कि तुम मेरी मौत बन जाओगी।
हानफेई आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। फिर हानफेई बड़े ध्यान से प्रिंस क्विंचे का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे आगे बढ़ता है और हानफेई के सर पर एक प्यारी सी किस कर देता है। फिर जब हानफेई अपना सर उठाकर उसकी ओर देखती है तो प्रिंस क्विंचे अपनी नजरें चुराने लगता है, जिसको इस तरह से देखकर हानफेई शर्मा जाती है और मन में कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह के यंग लड़के से खुद को अट्रैक्ट होने नहीं दे सकती। हानफेई बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हो रही होती है कि तभी अचानक प्रिंस क्विंचे हंसता है और कहता है, गोल मटोल। ऐसा जवाब देते हुए हानफेई प्रिंस क्विंचे की ओर देखती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा नाम लेना चाहता था। प्रिंस क्विंचे की ये मुस्कुराहट देखने के बाद हानफेई फिर से अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है, थत तेरी की, ये मुझ पे कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तभी अचानक बाहर से मुर्गे के कुकड़ू कू करने की आवाज आती है। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, सुबह होने वाली है योर हाइनेस, अब मुझे जाने की जरूरत है। फिर प्रिंस क्विंचे हानफेई को जाने के लिए हाँ बोल देता है और हानफेई जाते हुए कहती है, मैं आपके पैरों को ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगी, मुझे इस पे विश्वास है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे एमा पैलेस में, जहाँ पर सभी लेडीज की एम्ब्रॉयडरी की क्लास चल रही होती है। हानफेई भी अपने कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करते हुए मन में कहती है, पैलेस की किसी भी लेडी के बारे में कुछ भी असमान नहीं है, तो आखिर मुझे निशाना कौन बना रहा है। तभी हानफेई का ध्यान यानार पर जाता है, जो कि उसकी ओर ही देख रही होती है, वो भी बेचारी बनते हुए। यानार को देखकर हानफेई मन में सोचती है, कितना नकली ड्रामा कर रही है ये, इसकी तो शक्ल देखकर ही पता चल रहा है ये नकली है। तभी अचानक सिस्टम कहता है, डिंग डिंग डिंग, क्योंकि आपने पिछली बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसीलिए आपको रिजुवेनेशन हैंड दिया जाता है और आपके लिए एक न्यू मिशन है। वापस अपने मेंशन जाइए और हानवेंशु को सेव कीजिए। फिर हानफेई कहती है, रिजुवेनेशन हैंड से क्या मैं प्रिंस चार्मिंग की मदद कर सकती हूँ? ये सुनने के बाद ताबाओ कहता है, नहीं हो, यह बहुत मुश्किल है। फिर ताबाओ हानफेई को निराश होता देखता है तो कहता है, लेकिन कोई बात नहीं होस्ट, मैं खुद को शट डाउन करके इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप प्रिंस चार्मिंग की मदद कर सकें। ये सुनकर हानफेई बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत खूब। फिर ताबा थोड़ा टेंशन लेते हुए कहता है, मैंने अपने जैसे ही पावर्स को महसूस किया है, ये जरूर एक सिस्टम होगा, लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है होस्ट, क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन हूँ। हानफेई शॉक होते हुए कहती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी और के पास भी सिस्टम मिशन है? फिर ताबा कहता है, मुझे यकीन तो नहीं है, क्योंकि एक वर्ल्ड में केवल एक ही सिस्टम रह सकता है। शायद इस गेम में कुछ नए चरण आए हों। वेल होस्ट, आप अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं खुद को शट डाउन करता हूँ, बाय बाय। ऐसा कहने के साथ ताबा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हानफेई मन में कहती है, नया चरण, तो फिर आओ मेरे पास। तो क्या हानफेई अब ये जान पाएगी कि दूसरा सिस्टम यानार के पास है? और यानार को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो हानफेई के खिलाफ प्लानिंग करे। हम यानार को देखते हैं, जो कि एक कपड़े पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है और फिर उस कपड़े को अपने एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली मैम को दिखाती है। वो देखने के बाद वो यानार की खूब तारीफ करने लगती है। फिर यानार कहती है, तो अब मेरा काम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यानार के जाते ही बाकी की सारी लेडीज उस कपड़े को देखने लगती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर यानार खड़ी होती है कि तभी उससे जिंगडोंग कहता है, होस्ट, हम बैंक्वेट का मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गए हैं, इसीलिए आपके कंप्लीशन रेट में से 5% काट लिया गया है। ये सुनने के बाद यानार गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। जिंगडोंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्लियरली आपका ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था होस्ट, लेकिन मैं सुप्रीम सिस्टम के इस डिसीजन को नहीं समझा। ये सुनकर यानार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ हानफेई की वजह से हुआ है। फिर हमें बताया जाता है कि यानार बहुत पहले ही इस वर्ल्ड में आ गई थी। ये तब हुआ था जब यानार के लिए चुनी गई बॉडी एक बच्ची ही थी। उसने अपनी माँ को समाज में ऊपर आने में मदद की और प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट वाइफ को मारने के लिए फोर्स किया, यानी ओरिजिनल हानफेई की मदर को मारने में यानार और उसकी माँ का हाथ था। और यानार की नजरों में कभी भी हानफेई इम्पोर्टेंट थी ही नहीं।
हान्यान के पिछली लाइफ में वो एक ऐसी लड़की थी जिसे हर दिन लोग बुली किया करते थे और वो उन सभी सताए जाने वाले लोगों से बच नहीं पाई। दिन प्रतिदिन लोग उसे इसी तरह से सताया करते थे जब तक कि उसने एक सिस्टम को नहीं पाया। सिस्टम द्वारा बचा लिए जाने के बाद उसने नया जीवन शुरू किया, अंत में जैसी आशा थी उसके लिए। लेकिन फिर अचानक हानफेई बदल गई और उसके हर एक प्लान में इंटरफेयर करने लगी। फिर यानार कहती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हानफेई भी मेरी तरह इस वर्ल्ड में आ गई है? ये सुनकर जिंगडोंग कहता है, नहीं होस्ट, ये नामुमकिन है क्योंकि एक वर्ल्ड में केवल एक ही सिस्टम रह सकता है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम सिस्टम कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ते। ये सुनकर यानार बोलती है, आई होप यही मामला हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, वो भी सुबह सुबह हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई सो रही होती है कि तभी उसे बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है। फिर हानफेई उस शोर को सुनकर उठ जाती है और गुस्से से अपने विंडो को खोलते हुए मन में कहती है, कितना शोर है, आखिर क्या चल रहा है? तभी हानफेई को अपने बाजू के कमरे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही होती है, मैं ये कपड़ा भी ट्राई करूंगी, मुझे आखिर फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट में एम्प्रेस की नज़रों में जो आना है। ये सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट, आखिर एम्प्रेस अब क्या करना चाहती हैं? फिर हानफेई भी फटाफट रेडी होकर बाहर आ जाती है जहाँ पर एमा पैलेस की सारी लेडीज लाइन लगाकर खड़ी होती हैं और उनके आगे एक लेडी कहती है, आप सभी चलिए। फ्लावर वीविंग बैंक्वेट की ओर जाते हुए सारी लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं, जिनमें से एक कहती है, मैंने सुना है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आने वाले हैं। तभी दूसरी कहती है, और तो और बहुत सारे हैंडसम मैन भी आएंगे। ये सब सुनकर हानफेई उबासी लेते हुए कहती है, ये लोग फ्लावर देखने जा रहे हैं या लोगों को? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट में, जहाँ पर एम्प्रेस होती हैं और ढेर सारी लेडीज भी। वे सभी उस खूबसूरत फ्लावर्स को देखने का लुफ्त उठा रही होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे, जो कि एक जगह पर बैठी होती है और उसके आगे की वो सारी लेडीज अभी भी बातें कर रही होती हैं। उनको बातें करता देख हानफेई मन में कहती है, इनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी वो पहली लेडी कहती है, क्राउन प्रिंस अभी भी काबिल है, आखिर वो एम्प्रेस के बेटे हैं और सेकंड प्रिंस बहुत ही टैलेंटेड है, इसीलिए वो बहुत अच्छा है। तभी वो सेकंड लेडी कहती है, थर्ड प्रिंस भी तो है। ये सुनते ही वो फर्स्ट लेडी उसे चुप कराती है और बताने लगती है कि थर्ड प्रिंस की मदर लेडी यू एक फॉरेनर थी जो एम्परर को भेंट में दी गई थी। एम्परर ने लेडी यू को इतना पसंद किया जिससे कि एम्प्रेस उनसे जलन खाने लगी। फिर एम्प्रेस ने कुछ ऐसा किया जिससे कि लेडी यू एम्परर की साइड खो दी और फिर उन्हें कोल्ड पैलेस में डाल दिया गया। यहाँ तक कि जब लेडी यू प्रेग्नेंट हुई तब भी एम्परर उनको इग्नोर मारते थे। फिर किसी ने भी इस माँ बेटे की जोड़ी को कभी नोटिस नहीं किया और जब लेडी यू की डेथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई तब थर्ड प्रिंस केवल और केवल 6 इयर्स के ही थे। कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। लेडी यू के डेथ होने के लगभग कुछ समय बाद ही थर्ड प्रिंस अपंग हो गए और इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा कि थर्ड प्रिंस अनलकी है और उसका ये कॉम्प्लेक्स फेथ लोगों को बहुत आसानी से इफेक्ट करेगा। उसने एम्परर को आपदा से बचने के लिए थर्ड प्रिंस को मास्क देने के लिए कहा जिससे कि उनका चेहरा ढका रहे ताकि डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके। ये सब सुनने के बाद हानफेई को गुस्सा आ जाता है और हानफेई गुस्से से अपने सामने पड़े उस टेबल को लात मारती है जिससे कि उस टेबल पर रखी चीजें उस फर्स्ट लेडी के कपड़ों पर गिर जाती है और वो लेडी कहती है, हानफेई तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पैर में थोड़ी ऐंठन आ गई थी, बस इसीलिए गलती से हो गए। हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि कहती है, जो कि आज फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट है तो क्यों ना हम फ्लावर थीम पर पोएम्स बोलें। ये सुनने के बाद हानफेई मन में बोलती है, टाइम ये है या वो, पर एक चीज कॉमन है जो कि है फ्लावर के ऊपर पोयम बोलना। लेकिन इन सब में हानमेंशु को बचाने का अपना ये मिशन करने के लिए मैं पैलेस से बाहर कैसे निकल पाऊंगी। तभी वहाँ पर एम्परर आ जाते हैं और वो कहते हैं, ओ एम्प्रेस, लगता है कि आप इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे कहना होगा कि आपका ये आइडिया बहुत ही इम्प्रेसिव है। एम्परर को देखते ही सभी लोग एम्परर को ग्रीट करने लगते हैं और उनके लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फिर एम्परर उन सभी को उठने को बोलते हैं और कहते हैं, आज हम यहाँ पर फ्लावर देखने आए हैं तो इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। एम्परर के साथ क्राउन प्रिंस और बाकी के बहुत सारे अफसर्स भी आए होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस सारी लेडीज की ओर देखता है। ये देखकर कि वो हमारी ओर देख रहे हैं, सारी लेडीज दीवानी हो जाती हैं।
तभी क्राउन प्रिंस की नजर यानार पर जाती है, जो कि उन सभी लेडी से दूर होकर अकेले खड़ी होती है। ये देखकर कि क्राउन प्रिंस ने उसकी ओर देखा, यानार खूब ज्यादा ब्लश करने लगती है, क्योंकि क्राउन प्रिंस को यानार का पिछले बैंक्वेट में किया गया डांस काफी पसंद आया था। तो वो यानार को देखते हुए मन में सोचता है, ये वही लड़की है ना। फिर यानार भी क्राउन प्रिंस की ओर देखने लगती है। उन दोनों को इस तरह से देखकर हानफेई मन में कहती है, बस बहुत हो गया, मैं अब ये सब नहीं देख सकती। तभी हानफेई का ध्यान सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस पे जाता है। हानफेई उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, योर हाइनेस, आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस पूछती है, क्या आप एमा पैलेस की लेडी हैं? फिर हानफेई अपना सर हाँ में हिलाती है और सेकंड प्रिंसेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, हम पोयम में उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारे फादर हमसे ज्यादा खुश नहीं होते। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, तो आप दोनों का मतलब ये है कि आप एम्परर की फेवरेट नहीं हैं? ये सुनने के बाद दोनों प्रिंसेस थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इतनी मुफ्त तरीके से कैसे बोल सकती हो? फिर हानफेई पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर सारी लेडीज क्राउन प्रिंस और बाकी के ऑफिसर्स को ताड़ने में बिजी होती हैं। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो क्यों ना हम एक डील करें? ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस कहती है, डील? हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, हाँ डील, मैं आप लोगों की मदद करूंगी एम्परर का फेवर पाने में, और इसके बदले आप लोग मेरी मदद कर दीजिएगा पैलेस से बाहर जाने में। ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस थोड़ी देर सोचती है और कहती है, फादर को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप ये कर सकती हैं? ये सुनकर हानफेई आंख मारते हुए कहती है, कोशिश करने में बुराई ही क्या है? सेकंड प्रिंसेस थोड़ा टेंशन लेते हुए कहती है, तो आपकी डील? ये सुनकर हानफेई कहती है, डोंट वरी, एक अच्छा फ्यूचर आप दोनों का इंतजार कर रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर पर, जिनके सामने एक आदमी आके कहता है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए एक पोयम कहना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपना पोयम शुरू कर देता है। उसकी बकबक बकबक सुन के एम्परर मन में कहते हैं, क्या बेकार पोयम है। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है, फादर, मेरे पास एक पोयम है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद एम्परर मन में सोचते हैं, सेकंड प्रिंसेस सियान? सेकंड प्रिंसेस घबराते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बात को किसी को भी जाहिर होने नहीं देती। फिर वो स्टाइल में चलते हुए उस पोयम को स्टार्ट करती हैं। मेरा सैड पास्ट मेंशन करने के लायक नहीं, जब से मेरी स्पिरिट आज के इस फ्लावर्स को एंजॉय कर रही है, जैसे कि मेरा घोड़ा हवा की तरह तेज दौड़ता है और मैं अपने चारों ओर चांगान के इन खूबसूरत फ्लावर्स को देखकर एंजॉय करती हूँ। ये सुनने के बाद एम्परर मन में कहते हैं, एंजॉयमेंट से भरा चांगान के फूल। फिर वो क्लैपिंग करते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर सेकंड प्रिंसेस झुक जाती है और कहती है, मुझे माफ करना अगर मैंने अच्छा नहीं कहा तो, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसा करने के साथ ही सेकंड प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि हानफेई ने मुझे बताया था कि जब मेरी तारीफ की जाए तो मैं ज्यादा खुश ना हो और जितना हो सके उतना हम्बल रहूं, तो ये अच्छा होगा। एम्परर सेकंड प्रिंसेस के इस पोयम से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंसेस आ जाती है और वो कहती है, फादर, मैं भी आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। एम्परर से इजाजत मिलने के बाद थर्ड प्रिंसेस अपनी पोयम सुनाती है, जिस पोयम को सुनने के बाद एम्परर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा किंगडम हार्लिंग भी कभी यंग था। तभी एम्प्रेस कहती है, हमारे सभी बच्चों में से अब काबिल बच्चे सामने आ गए हैं और हमारी ये दो प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद दोनों प्रिंसेस ही पीछे मुड़कर हानफेई की ओर देखती हैं, लेकिन हानफेई को इन सब से कोई मतलब नहीं होता, वो बैठे बैठे ही सो रही होती है। तभी अचानक हानफेई को किसी चीज के गिर कर टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हानफेई अपनी आंखें खोल लेती है और अपने सामने यानार को देखती है। यानार को देखने के बाद हानफेई मन में कहती है, मेरी बहन सहमी हुई क्यों लग रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद एक दहशत है। यानार वहीं सहमी हुई सी बैठ जाती है और उस कप के टुकड़ों को उठाने लगती है। हानफेई ये सब देखकर मुस्कुराती है और मन में कहती है, जब ओरिजिनल हानफेई पैदा हुई थी तब ढेर सारे कौवे काव काव कर रहे थे, जिससे कि लोगों ने उसे अनलकी का नाम दे दिया। इसके उलट यानार पर तो अच्छी किस्मत की बारिश ही हो गई, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब सभी पंछी अपने घोंसले में वापस आ रहे थे। यानार यंग होने के साथ ही बहुत ही टैलेंटेड है। वो बहुत सी चीजों में अच्छी है, जैसे कि गिटार बजाना, शतरंज, कोरियोग्राफी, पेंटिंग और तो और वो बहुत ही शांत स्वभाव की है और वो अहंकारी भी नहीं है। वो तो एक आदर्श बेटी है। वो ये भी जानती है कि दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करना है और कौन से टाइम पर प्लानिंग कर कर एंट्री मारनी है। ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
शायद उसके पास दूसरा सिस्टम है। फिर हानफेई यानार की ओर देखती है, लेकिन उसकी नजरें क्राउन प्रिंस से मिल जाती है। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ही अपने चेहरे गुस्से से घुमा लेते हैं। फिर यानार अपने मन में कहती है, जिंग डोंग, उन दोनों पोएम्स को जानना उनके लिए नामुमकिन है। ये जानने का कोई रास्ता नहीं। जिंग डोंग कहता है, नहीं होस्ट, वे आपकी तरह ट्रांसमाइग्रेटर नहीं हो सकते। ये सुनकर यानार बोलती है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन यहाँ हीरोइन मैं ही हूँ, और अगर यहाँ पर कोई और ट्रांसमाइग्रेटर है तो हमें उसे ढूंढकर मारने की जरूरत है। तो क्या यानार को पता चल जाएगा कि हानफेई भी उसकी तरह ही इस वर्ल्ड में आई? हम देखते हैं हानफेई को, जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी हानफेई के दरवाजे पर ठक ठक होती है। वो सुनने के बाद हानफेई कहती है, अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं सेकंड और थर्ड प्रिंसेस अंदर आती हैं और वो हानफेई से कहती हैं, लेडी हानफेई, आप हमारे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कहने के साथ वे दोनों घुटनों पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, लेडी हानफेई, प्लीज हमें गाइड कीजिए। दोनों प्रिंसेस को इस तरह से देखकर हानफेई मन में कहती है, ओह, मैं तो बस पैलेस से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम अपैर हो जाता है और कहता है, होस्ट, इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। सिस्टम की आवाज सुनकर हानफेई कहती है, ओह, तुम कब आए? तभी ताओबाओ अपैर हो जाता है और कहता है, होस्ट, मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। ताओबाओ कंटिन्यू करते हुए कहता है, सुप्रीम सिस्टम में कुछ गड़बड़ है होस्ट, इसीलिए इस टाइम पर किसी दूसरे सिस्टम को ट्रेस करना नामुमकिन है। ये सुनकर हानफेई थोड़ा सोचती है और कहती है, मुझे लगता है कि दूसरा सिस्टम यानार के पास है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें नोटिस की। ये सुनकर ताओबाओ कहता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका अल्टीमेट मिशन क्या होगा? फिर वो दोनों ही इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक हानफेई कहती है, होल्ड ऑन, लगता है मैं कुछ भूल गई। और हम देखते हैं वो दोनों बेचारी प्रिंसेस वैसी की वैसी ही बैठी होती हैं। फिर हानफेई उन दोनों प्रिंसेस के पास जाती है और कहती है, ऑफ कोर्स, मैं आप लोगों को गाइड जरूर करूंगी। पैलेस की गहराइयों में जाना मेरे लिए मुश्किल है, जबकि लोग मेरे बारे में बहुत कम सोचते हैं। मुझे पैलेस से बाहर निकलने के लिए ये मैं आप दोनों पर छोड़ती हूँ। ये सुनकर दोनों प्रिंसेस कहती हैं, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बाहर जाने के लिए कोई मौका ढूंढ लेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आधी रात में। हानफेई भागते हुए प्रिंस क्विंचे के रूम की ओर जा रही होती है। हानफेई प्रिंस क्विंचे के रूम के बाहर पहुंचकर नॉक नॉक करने ही वाली होती है कि तभी उसको अंदर से खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फटाक से दरवाजा खोलकर घुस जाती है और कहती है, योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे हानफेई की ओर बिना देखे ही कहता है, मौसम बदलने के कारण ये हो रहा है, टेंशन मत लो। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे के पास आ जाती है और कहती है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। प्रिंस क्विंचे थोड़ा सोचता है और फिर हानफेई को अपना हाथ दिखाता है। प्रिंस क्विंचे के हाथ में ब्लैक निशान देखकर हानफेई को बुरा लगता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो दुखी होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीमारी इतनी गंभीर है। प्रिंस क्विंचे हानफेई की इस बात को इग्नोर मारता है और हानफेई के हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा क्वेश्चन सुनकर हानफेई सकपका जाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी इंसान हूँ? ये सुनकर प्रिंस क्विंचे कहता है, जाहिर तौर पर। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे के क्लोज जाते हुए कहती है, जाहिर तौर पर क्या? बताओ मुझे। हानफेई को अपने इतने करीब देखकर प्रिंस क्विंचे ब्लश करने लगता है और हानफेई को दूर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा जब सही समय आएगा तो। हानफेई अपने गाल को सहलाते हुए मन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाहते हो छोटे लड़के? रियलिटी तो ये है कि तुम प्यार करते हो लेकिन एक्टिंग कर रहे हो। तभी प्रिंस कहता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? ये सुनकर हानफेई कहती है, मैं एक दिन के लिए पैलेस से बाहर जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें अलविदा बोलने आई थी। फिर प्रिंस क्विंचे कहता है, तो ठीक है, तुम सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस से मिलने के बाद अपने पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। ये सलाह सुनकर हानफेई अपना सर हाँ में हिलाती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसके अलावा तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसके लिए तुम श्योर ना हो, और अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ी तो मुझे ढूंढने के लिए आना। तो क्या तुम समझी? ऐसा कहने के साथ प्रिंस क्विंचे हानफेई के गाल को पिंच करने लगता है। हानफेई अपने मन में सोच रही होती है, तो क्या इससे ही सेफ्टी महसूस होती है? लेकिन जो भी हो, ये बहुत ही ऑसम है। फिर हानफेई वहाँ से निकलते हुए कहती है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एम्परर के सामने ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, योर मैजेस्ट्री, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उसे समझते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर एम्परर कहते हैं, क्या है आपकी रिक्वेस्ट? प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, योर मैजेस्ट्री, हाल ही में मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और मुझे डर है कि
मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अगर आप इतनी ज्यादा टेंशन में हैं तो आप कुछ दिनों के लिए कोर्ट से छुट्टी ले सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं मैं शाही फिजिशियन को भेजूं? ये सब सुनकर वहाँ बैठी सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस एक दूसरे की ओर देखती हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस कहती है, फादर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा अभी बहुत छोटा है। ये तो बहुत ही सैड है। फिर थर्ड प्रिंसेस कहती है, प्राइम मिनिस्टर की दोनों बेटियां इस टाइम एमा पैलेस में ट्रेनिंग ले रही हैं। मुझे यकीन है कि वे भी टेंशन ले रही होंगी, तो क्यों ना हम उन्हें एक दिन की छुट्टी लेने दें। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, हाँ ये किया जा सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे, जो कि घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है और मन में कहती है, ये अच्छा है कि मुझे दोनों प्रिंसेस का साथ मिल गया। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हानफेई के बाजू में यानार बैठी होती है और वो रो रही होती है। उसे इस तरह से देखकर हानफेई मन में कहती है, वाह क्या एक्टिंग है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। ऐसा कहने के साथ हानफेई अपने पैर पर पिंच करती है, जिससे हानफेई को रोना तो नहीं आता लेकिन उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। सीन में हम देखते हैं वो घोड़ा गाड़ी हान मेंशन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और घोड़ा गाड़ी के अंदर यानार और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर हानफेई मन में कहती है, अरे वाह इसने तो और इम्प्रूवमेंट कर ली। तो क्या हानफेई हान वेंशु को बचाने का ये मिशन कंप्लीट कर पाएगी? हानफेई को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई यानी वेंशु के रूम में जाती है, जहां पर वेंशु के पास एक फिजिशियन बैठे होते हैं। वेंशु अपनी बहन को देखने के बाद कहता है, सिस्टर। ये सुनकर हानफेई वेंशु के हाथ को पकड़ लेती है और पूछती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हानफेई को इस तरह से हान वेंशु से बात करते देख पीछे सेकंड लेडी गुस्सा कर रही होती हैं और कहती हैं, हानफेई तुम ये क्या कर रही हो? फिर हानफेई हान वेंशु की नब्ज चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और वो फिजिशियन हानफेई को ऐसा करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। इससे पहले कि हानफेई हान वेंशु की नब्ज चेक करती, सेकंड लेडी आकर हानफेई को धक्का मारती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो हानफेई? फिर वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती हैं। सेकंड लेडी कहती है, तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? ये सुनकर हानफेई कहती है, वो मेरा भाई है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या तुम पागल हो? ये सब देखकर प्राइम मिनिस्टर शर्मिंदा होते हैं और फिजिशियन से कहते हैं, वेंशु कैसा है? फिर वो फिजिशियन ना में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? आप तो एक ग्रेट फिजिशियन बनने वाले हैं ना। ये सुनकर सेकंड लेडी सामने आते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, वेंशु ठीक हो जाएगा। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कहते हैं, तुम चुप रहो। फिर वो फिजिशियन कहता है, इन्हें बचाने की संभावना कम है लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा कहने के साथ ही वो एक पेपर पे कुछ हर्ब्स के नाम लिखते हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर को देते हुए कहते हैं, आप ये सारे हर्ब्स प्रिपेयर करवाइए और हाँ मुझे इस काम में एक हेल्पर भी चाहिए। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वो फिजिशियन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की मेरी मदद करेगी। ये सुनकर हानफेई खुद की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैं? तभी सेकंड लेडी मुंह बनाते हुए कहती है, हानफेई तो एक अनाड़ी है, वो वेंशु की देखभाल कैसे कर सकती है? इसके लिए तो यानार सही है। सेकंड लेडी की ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक अजीब से लुक में कहते हैं, शट अप। फिर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हानफेई जैसा ये कहेंगे वैसा करना और अपने भाई को ठीक करने में इनकी मदद करना। ये सुनकर हानफेई कहती है, जी ठीक है मैं समझ गई। ये सब देखकर यानार को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहती है, फिर से हानफेई। और हानफेई मन में सोच रही होती है, आखिर मुझे इतना मर्डरस ऑरा क्यों महसूस हो रहा है? इसमें तो मैं एरोगेंट हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के समय। हानफेई हान मेंशन में घूम रही होती है और मन में कहती है, मैं तो वेंशु को अपने दम पर बचाना चाहती थी लेकिन मैं उस फिजिशियन की हेल्पर बन गई। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर हानफेई सोचते हुए कहती है, क्या मुझे चुपके से वेंशु को चेक करने जाना चाहिए? फिर वो अपने रूम से बाहर इधर उधर झांक कर देखती है और बोलती है, रास्ता साफ है। हानफेई छुपते बचते हान वेंशु के रूम में पहुंच जाती है। किसी की परछाई महसूस कर वेंशु भी उठ जाता है और कहता है, सिस्टर। ये देखकर कि वेंशु जाग रहा है, हानफेई कहती है, वेंशु तुम जाग क्यों रहे हो? अगर तुम बेहतर होना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। ये सुनकर वेंशु कहता है, सिस्टर मुझे डर है कि अगर मैं सोया तो दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। फिजिशियन ने भी कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर हानफेई कहती है, वेंशु तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे के बारे में सोचते हुए कहती है, मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता और तो और वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित भी है।
लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये सब सुनकर वेंशु में जोश आ जाता है और वो उठकर बैठते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, वेंशु तुम मुझे अपना हाथ देखने दो। हानफेई जब वेंशु की नब्ज चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है और मन में कहती है, इसकी नब्ज तो बहुत ही धीमे हैं। हानफेई वेंशु से बोलती है, पिछली बार मैंने तुम्हें चेक किया था तब तो तुम बेहतर थे, लेकिन अब ऐसा क्यों? ये सुनकर वेंशु हानफेई के गले लगते हुए कहता है, सिस्टर मैं मरना नहीं चाहता। फिर हानफेई वेंशु को संभालते हुए कहती है, कुछ गलत है, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही जल्दी खराब हो गई है, तो तुम हिलो मत, मुझे तुम्हारे चेहरे को देखने दो। ऐसा कहने के साथ हानफेई वेंशु की आंखों को देखने लगती है। फिर वो शॉक हो जाती है और कहती है, मैं जानती थी। वेंशु तुम। तभी पीछे से वो फिजिशियन आ जाते हैं और कहते हैं, वेंशु को पॉइजन दिया गया है और तुम सच में मेडिसिन के बारे में जानती हो। हानफेई फिजिशियन को देखते ही कहती है, एल्डर ही, चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। रूम के बाहर आ जाने के बाद हानफेई कहती है, मुझे आशा है कि आप मुझे जहर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। फिर फिजिशियन कहते हैं, ये पॉइजन एक अज्ञात पॉइजन है। किसी भी इंसान को ये पॉइजन दिए जाने के बाद उसमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। जब तक कि उस इंसान की मौत नहीं हो जाती तब तक उसका स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरता रहता है। ये सुनकर हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? फिर हानफेई मन में सोचती है, वेंशु तो घर के बाहर कदम भी नहीं रखता, तो कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। फिजिशियन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ये पॉइजन तो 1000 पॉइजन वैली से है। वहाँ के फिजिशियन पॉइजन पर रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। वे हमारे फिजिशियन के पेशे में एक मैल की तरह हैं। ऐसा कहने के साथ फिजिशियन ही थूकते हैं, 1000 पॉइजन वैली ने बहुत बुरे काम किए हैं। इंपीरियल कोर्ट ने उन्हें कुछ साल पहले राउंड अप किया और फिर बैनिश कर दिया। कोई नहीं जानता कि उसके बाद वे कहाँ डिसअपीयर हो गए, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। आपके फैमिली में से किसी ने उन्हें ऑफेंड किया है। ये सुनकर हानफेई कहती है, इस बारे में अभी पता लगाना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हमें वेंशु को बचाना होगा। आपने कहा कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये सच है? ये सुनकर फिजिशियन ही गुस्से से कहते हैं, ऑफ कोर्स है। क्या तुम इस ओल्ड मैन को नहीं देख रही? लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुँचे, मैं देख सकता हूँ कि तुम टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो और तुम दूसरों को मदद करने के लिए अपने नॉलेज और स्किल्स का यूज बड़े ही अच्छी तरीके से कर सकती हो और इसके साथ ही तुम काइंड भी हो। तो क्यों ना तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ। ये सुनकर हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इन्हें खुद के लिए एक डिसाइपल चाहिए? फिर हानफेई वहाँ से घूम जाती है और मन में कहती है, इस ओल्ड मैन को इंटरटेन करने से अच्छा मैं ताबाओ से पूछ लेती हूँ कि उसके पास वेंशु को बचाने का कोई तरीका है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ से निकल लेती हूँ। हानफेई को जाता देख फिजिशियन ही सुनाते हुए कहते हैं, अगर तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ तो मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। ये सुनकर हानफेई वहीं घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, आपको मुबारक हो मास्टर। ये देखकर फिजिशियन ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया मेरे डिसाइपल, अब तुम उठ जाओ। फिजिशियन ही कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ओ माय, लगता है कि मैं कुछ भूल गया। अरे हाँ, मुझे 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस चाहिए मेरे नुस्खे के लिए। मुझे डर है कि मैं इसे आसानी से ढूंढ नहीं सकूंगा। रियलिटी तो ये है कि मुझे यकीन भी नहीं कि मैं इसे पा सकता हूँ। असल में फिजिशियन ही ये सारी बातें हानफेई को सुनाते हुए कहते हैं। हानफेई फिजिशियन ही की ये सारी बातें सुनकर और हरकतें देखकर मन में कहती है, क्या चोमू आदमी है ये। खैर, मैंने उस आदमी का इलाज था जब मैं हेड लेडी के साथ बाहर गई थी, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। फिर हानफेई फिजिशियन ही से कहती है, मास्टर, मैं इस स्नो लोटस को पाने के बारे में सोचूंगी। आप फिलहाल के लिए वेंशु का ट्रीटमेंट करने पर ध्यान दीजिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। हानफेई अपने मेंशन से निकल जाती है और उस आदमी के घर जाती है जिसको उसने कुछ टाइम पहले ट्रीटमेंट करके दिया था। वहाँ पहुँचने के बाद हानफेई देखती है कि वो और उसका बेटा दोनों ही खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वो बच्चा हानफेई को देख लेता है और कहता है, मिस हानफेई। हानफेई फटाक से उस आदमी के पास पहुँच जाती है और हाफते हुए कहती है, हे, तुम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो क्या तुम किसी ऐसे हर्ब स्टोर को जानते हो जो कि 100 साल पुराना हो और उनके पास 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस हो? ये सुनकर वो आदमी हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ एक है और उसका बॉस यही है। ये सुनकर हानफेई कहती है, अरे वाह, क्या इंतफाक है, कौन है भाई? तभी वहाँ खड़ी एक लेडी कश भरते हुए कहती है, वो मैं हूँ और मैं आपका लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। उसे देखकर हानफेई कहती है, अरे बाप रे, क्या ब्यूटी है।
फिर वो लेडी हानफे के पास आते हुए और उसके चिन्ह को उठाकर कहती है, तुम वही हो ना जिसने ये नुस्खा लिखा था। उस लेडी के इस तरह सामने आ जाने से हानफे घबरा जाती है और कहती है, लेकिन मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम हुआ मेई है, मैं सेनोक्जिया की ब्यूटीफुल ओनर हूँ। बॉस मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो क्या आप मेरे साथ डील करेंगी लेडी हानफे? ये सुनकर हानफे फटाक से बोलती है, अगर तुम मुझे 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस बेचते हो तो मैं ये जरूर करूंगी। बॉस मेई कहती है, बस इतनी सी बात, मैं तो इसे आराम से प्रिपेयर कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी ओर से ग्रैंड मेडिसिनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि आधे महीने बाद है। उनकी ये मांग सुनकर हानफे अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, हानफे का इस तरह का रिएक्शन देखकर बॉस मेई कहती है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम उस कॉन्टेस्ट में हार जाओगे? तुम्हारे पास इतना ज्यादा अच्छा मेडिसिन नॉलेज है तो इससे ज्यादा की बॉस मेई कह पाती। हानफे कहती है, तो क्या आपके शेनोंगजिया में कोई भी फिजिशियन नहीं है क्या? ये सुनकर बॉस मेई शर्मिंदा होते हुए कहती है, हाँ नहीं है। हानफे ये जवाब सुनकर शॉक हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है, तो फिर आपके बिग मेडिसिन स्टोर में है क्या? बॉस मेई बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, मनी। बॉस मेई से ऐसा जवाब पाने के बाद वहाँ खड़े तीनों लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि वो बोले क्या। बॉस मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, हालांकि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्कर को ऐसे ही बनाए नहीं रख सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नाम बनाने में मेरी मदद करेंगी। बॉस मेई की पूरी मंशा जानने के बाद हानफे कहती है, लेकिन मैं दिखावा करना नहीं चाहती और ना ही कोई सीन क्रिएट करना चाहती हूँ। ये कह देने के बाद हानफे वहाँ से पलट के जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से बॉस मेई हानफे को सुनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें वो स्नो लोटस की जरूरत नहीं है? ये सुनकर हानफे मन में कहती है, लगता है यहाँ पर हर किसी को इसी तरह से काम निकलवाना आता है। तभी वहाँ पर ताओबाओ अपीयर होता है और कहता है, होस्ट आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जब आप प्रिंस चार्मिंग का ट्रीटमेंट करेंगी तो उसमें यूज होने वाले सारी चीजें आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। ताओबाओ की ये बात सुनकर हानफे कहती है, तो क्या इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाएगी? फिर ताओबाओ हानफे के कान के पास जाकर कुछ खुसुर फुसुर करता है, जो कि अभी हमें बताया नहीं गया है। पूरी प्लानिंग हानफे को बता लेने के बाद ताओबाओ थोड़ा दूर होता है और कहता है, इससे होस्ट आप प्रिंस क्विंचे का भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे और इसके साथ साथ अपने भाई का भी। ये तो ऐसा होगा जैसे कि एक पत्थर से दो शिकार करना। तभी अचानक हानफे उछलते हुए कहती है, बॉस मेई मैं ये काम करूँगी, लेकिन स्नो लोटस? बॉस मेई तुरंत कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, स्नो लोटस अभी खिलने वाला है, जैसे ही वो खिलेगा मैं उसे तुम्हारे मेंशन भिजवा दूंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम। हानफे अपने घर आ जाती है और मन में कहती है, हाँ शुक्र है मैं घर वापस आ गई और मुझे बस एक बार वेंशु को चेक कर लेना चाहिए। ऐसा कहने के साथ हानफे वेंशु के रूम के बाहर आती है। वेंशु के रूम का दरवाजा खुला देख हानफे मन में कहती है, क्या कोई है यहाँ पर? फिर हानफे वेंशु के रूम में झांकने लगती है और हम देखते हैं वेंशु के रूम के अंदर यानार होती है, जो कि वेंशु के गले की ओर ना हाथ बढ़ाती ही है कि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फटाक से दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, जहाँ पर हानफे होती है और वो कहती है, अरे ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? शुक शुक चल जा यहाँ से। यानार हानफे से कहती है, अपनी आवाज जरा कम करो सिस्टर, वेंशु अभी सो रहा है। हानफे यानार को इग्नोर मारते हुए वेंशु के रूम में घुस जाती है और फटाक से वेंशु के सर पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर देखने लगती है। फिर वो उससे रिलैक्स हो जाती है और कहती है, चलो ठीक है। तभी अचानक हानफे की नजर वेंशु के कान के नीचे तिल जैसे निशान पर जाती है। उसे देखने के बाद हानफे के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में कहती है, क्या ये? क्योंकि वहाँ पर यानार होती है इसीलिए हानफे नाटक करते हुए कहती है, ओ मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर हानफे यानार का हाथ पकड़ लेती है और बाहर जाते हुए कहती है, चलो यानार अब हम चलते हैं, वेंशु को आराम करने देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफे के रूम में। हानफे अपने रूम में घुसते ही दरवाजा बंद कर लेती है और फटाफट पानी पीने लगती है। खुद को रिलैक्स कर लेने के बाद हानफे कहती है, क्या रियलिटी में यानार ही वो कल्पिट है? लेकिन वेंशु तो उसका भाई है, वो ऐसा क्यों करेगी? फिर ताओबाओ कहता है, वो कल्पिट हो सकती है अगर ये उसका मिशन हुआ तो। हानफे कंटिन्यू करते हुए कहती है, इससे भयानक क्या हो सकता है जो इसमें 1000 पॉइजन वैली भी शामिल है। यह कुछ दिनों के बाद का सीन। हानफे अपने रूम में मस्त फेस मास्क अप्लाई कर गाना गाते हुए लेटी होती है कि तभी उसके रूम में चुन भागते हुए आती है और कहती है, माय लेडी ये बॉक्स किसी ने डिलीवर किया है और ये आपके लिए है। फिर हानफे उस बॉक्स को ले लेती है और खोलकर देखती है, जिसके अंदर स्नो लोटस रहता है। वो देखकर हानफे खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह अब तो मैं वेंशु को बचा सकती हूँ।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है फिजिशियन ही पर, जो कि उस लोटस को लेकर सूंघते हैं और फिर कहते हैं अरे वाह, ये तो वही 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस है। हान फेई कहती है मास्टर जल्दी करो, उससे पॉइजन का एंटीडोट जल्दी बनाओ। ये सुनकर फिजिशियन ही अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर उस स्नो लोटस और भी कुछ मेडिसिन्स को मिलाकर सूप बनाते हैं और उस सूप को वेंशु को पिला देते हैं। वेंशु के सूप पीने के बाद सेकंड लेडी कहती है वेंशु क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? इससे पहले कि वेंशु कुछ कहता उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है। ये देखकर सेकंड लेडी फिजिशियन ही से कहती है तुम एक झोला छाप डॉक्टर हो, देखो तुमने वेंशु के साथ क्या कर दिया। हान फेई सेकंड लेडी को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, तभी फिजिशियन ही कहते हैं मैं एक झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ, क्या वेंशु अब तुम्हें पहले से बेहतर नहीं लग रहा? ये सुनकर सेकंड लेडी हान फेई को फटाक से पीछे की ओर धक्का देती है और वेंशु को देखने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। फिर हम वेंशु को देखते हैं जो कि पहले से बेहतर लग रहा होता है। तभी सिस्टम हान फेई से कहता है होस्ट आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में 1 ड्रीम स्कोप दिया जाता है। ये सुनकर कि मिशन कंप्लीट हो गया है हान फेई रिलैक्स हो जाती है कि तभी फिजिशियन ही हान फेई को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए रूम के बाहर लेकर आ जाते हैं। फिर वो हान फेई से कहते हैं मेरे डिसाइपल अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? क्यों ना तुम मेरे साथ इस पूरी दुनिया में ट्रैवल करो, जिससे कि हम ढेर सारे हर्ब्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं और हम इससे नए इलाज बना सकते हैं। ये सब सुनते हुए हान फेई चुपचाप से खड़ी होती है, जिसे इस तरह से कुछ न बोलता देख फिजिशियन ही कंटिन्यू करते हुए कहते हैं तुम्हारे इस हान मेंशन में तुम क्यों रुकी हुई हो? इससे तुम्हें कुछ खास फायदा तो नहीं होगा और ना ही ऐसे मौके मिलेंगे। हान फेई खुद से बातें करते हुए अपने मन में कहती है मैं मानती हूँ कि मैं एक पल के लिए लालच में आ गई थी, लेकिन फिर हान फेई फिजिशियन ही से कहती है मास्टर मैं आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगी, लेकिन रियलिटी में मैं एक पैलेस लेडी हूँ, वो भी एमा पैलेस से। ये सुनकर फिजिशियन ही हिल जाते हैं और अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं तो क्लियरली आपके पास तो कई पहचान है मेरे डिसाइपल। हान फेई फिजिशियन ही से कहती है आप एक लौते ऐसे आदमी हैं जो बिना सोचे समझे स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिजिशियन ही हंसते हुए कहते हैं हालांकि ये ठीक है, एम्परर मुझ पर वैसे भी फेवर करते हैं, तो मैं आसानी से आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हान फेई इस पर कुछ कहती नहीं, लेकिन अपना सर ना में हिला देती है। ये देखकर फिजिशियन ही कहते हैं तो क्या तुम रॉयल फैमिली में शादी करना चाहती हो? इस पर हान फेई तुरंत जवाब देती है और कहती है नहीं, मेरे पास बस कोई है ऐसा जिसे मैं वहाँ प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम हान फेई के रूम में। हान फेई सोने से पहले एक्सरसाइज कर रही होती है। एक्सरसाइज कर लेने के बाद हान फेई अपने बिस्तर पर पसर जाती है और कहती है ताओबाओ वो स्पिरिचुअल ड्रीम स्कोप। तभी ताओबाओ कहता है नहीं होस्ट, ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ये मत करिए, आप दोबारा उसका इस्तेमाल मत करिए। ये सुनकर हान फेई कहती है कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मुझे प्रिंस चार्मिंग की बहुत याद आ रही है। ताओबाओ हान फेई को छेड़ते हुए कहता है तो आप उस फीलिंग को अपने दिल में पकड़ सकती हैं होस्ट। फिर हान फेई फटाक से लेटते हुए कहती है जो कि मैं उसे रियलिटी में नहीं देख सकती, तो मैं उसे सपनों में अपनी लालसा को रोकने के लिए देखूंगी। आओ ताओबाओ शुरू करें। ताओबाओ बिना मन के स्पिरिचुअल ड्रीम स्कोप को एक्टिव करता है, जिससे कि हान फेई इस बॉडी से निकलकर ड्रीम में पहुंच जाती है। तभी हान फेई के पीछे से प्रिंस क्विंचे आता है, जो कि हान फेई से कहता है तुम वापस आ गई हान फेई। ये सुनकर हान फेई कहती है हाँ ये मैं ही हूँ। तभी प्रिंस क्विंचे हान फेई के हाथ को टच करता है, जिससे कि हान फेई ब्लश करते हुए अपना सर घुमा लेती है, लेकिन अचानक प्रिंस क्विंचे हान फेई के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम वापस से भागना चाहती हो? इससे हान फेई घबरा जाती है और कहती है क्या तुम सच में प्रिंस क्विंचे हो? ये सुनकर प्रिंस क्विंचे हान फेई को करीब खींचकर टाइटली पकड़ते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं ही प्रिंस क्विंचे हूँ? प्रिंस क्विंचे के टाइटली पकड़ने से हान फेई घबराते हुए मन में कहती है ये क्विंचे तो बहुत ही डरावना है। तभी प्रिंस क्विंचे हान फेई को छोड़ देता है और कहता है चलो आओ मैं तुम्हें यहाँ आसपास का नजारा दिखाता हूँ। हान फेई प्रिंस क्विंचे की इस बात को इग्नोर मारते हुए थोड़ा गुस्से से कहती है मुझे पता है कि तुम प्रिंस क्विंचे नहीं हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी। ये सुनकर प्रिंस क्विंचे कहता है हान फेई मैं जब से बना हूँ मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर भी हान फेई कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम बस उसे देखना चाहती हो, और अब जबकि तुम यहाँ प्रेजेंट हो वो भी उसके लिए। ऐसा कहने के साथ प्रिंस क्विंचे अपने हाथ में गिरे बर्फ को
पकड़कर टाइटली मुट्ठी बनाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं अब तुम्हें भी चाहता हूँ। प्रिंस क्विंचे के ऐसा कहने के साथ ही वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है। हान फेई उस तूफान से संभलने की कोशिश कर रही होती है। तभी प्रिंस क्विंचे बहुत ही क्रीपी तरीके से कहता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहोगी? हान फेई को इस तरह से स्ट्रगल करता देख अचानक से प्रिंस क्विंचे रुक जाता है, जिससे कि पूरा तूफान शांत हो जाता है। फिर प्रिंस क्विंचे हान फेई को पीछे से हग करते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था और अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो, मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे हान फेई को उठा लेता है, जिससे कि हान फेई ब्लश करते हुए कहती है, मुझे नीचे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिंस क्विंचे हान फेई की इस बात को इग्नोर मारता है और उसकी ओर एक स्माइल पास करता है। फिर प्रिंस क्विंचे आसमान में ऊपर की ओर आने लगता है। ये देखकर हान फेई घबरा जाती है और कहती है, क्या हम उड़ रहे हैं? क्योंकि वे बहुत ही ऊपर होते हैं, इसीलिए जब हान फेई नीचे की ओर देखती है तो वो घबरा जाती है और फिर वो फटाक से प्रिंस क्विंचे को पकड़ते हुए कहती है, हम बहुत ऊंचाई पर हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी प्रिंस क्विंचे कहता है, हान फेई चलो घर चलें। ये सुनकर हान फेई हैरान होते हुए मन में कहती है, घर? मेरा घर यहाँ कैसे हो सकता है? प्रिंस क्विंचे और भी तेजी से उड़ने लगता है। हान फेई प्रिंस क्विंचे को देखते हुए मन में कहती है, इसके पास बस एक बॉडी है लेकिन दो पर्सनैलिटी के साथ। तभी प्रिंस क्विंचे जमीन पर आ जाता है और उसके कुछ दूरी पर ही एक घर होता है। ये देखकर हान फेई कहती है, तो क्या अब तुम मुझे अपने पैरों पर चलने दोगे? प्रिंस क्विंचे ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो उसी तरह से हान फेई को लेकर उस घर के अंदर जाने लगता है। हान फेई गुस्से से अपने मन में कहती है, क्या ये मुझे इग्नोर मार रहा है? तभी अचानक हान फेई की नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ पर एक बेड होता है। ये देखकर हान फेई के पसीने छूट जाते हैं और वो खुद को कवर करते हुए कहती है, तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं प्रिंस क्विंचे हान फेई को बेड पे पटक देता है और हान फेई के ऊपर आते हुए उसके नेक के पास पहुंचकर कहता है, होल्ड ऑन। इससे हान फेई घबरा जाती है और ब्लश करने लगती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, हिलो मत, मुझे बस थोड़ी देर के लिए पकड़ने दो। हान फेई अपने हाथ की मदद से प्रिंस क्विंचे को पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस क्विंचे हान फेई के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा ही जेंटल रहती हो उसके साथ। ये सुनकर हान फेई कहती है, क्या तुम मुझसे इस तरह से बात करना बंद कर सकते हो? प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं वो ही हूँ हान फेई। ये सुनकर हान फेई शॉक हो जाती है और मन में कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंस चार्मिंग की दूसरी पर्सनालिटी? तभी अचानक हान फेई को थकान महसूस होती है। हान फेई खुद से ही मन में कहती है, मुझे इतनी थकान महसूस क्यों हो रही है और मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? ऐसा कहने के साथ हान फेई वहीं पर सो जाती है। ये देखकर कि हान फेई सो गई है, प्रिंस क्विंचे अपना हाथ हान फेई के गाल की ओर बढ़ाता है और मन में कहता है, तुम ओरिजिनल में कैसी दिखती हो हान फेई? फिर प्रिंस क्विंचे हान फेई के गले को पकड़ लेता है। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे को उसके सर में दर्द महसूस होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी वार्निंग थी कि मैं हान फेई के साथ कुछ भी ना करूं? तभी एक बार फिर प्रिंस क्विंचे की आंखें लाल हो जाती है और वो पहले की तरह उस क्रीपी लुक में आ जाता है और फिर वो शैतानी स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम हूँ, तुम्हारा सारा नेगेटिव इमोशन, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। एक्चुअल में गाइस, प्रिंस क्विंचे के सारे नेगेटिव इमोशन मिलकर एक पर्सनालिटी बन गए हैं, जो कि प्रिंस क्विंचे के अंदर ही है। प्रिंस क्विंचे की ये दूसरी खतरनाक पर्सनालिटी असल में कुछ ऐसी है कि वो हर उस इंसान से अपना बदला लेना चाहती है जिसने उसे तंग किया है और जिसे वो पसंद करता है उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हान फेई पर, जो कि अपने रूम में जाग जाती है। उठते ही हान फेई कहती है, ताबाओ, स्पिरिचुअल ड्रीम स्कोप में क्या हुआ? मुझे याद नहीं आ रहा। ताबाओ हान फेई के पास आ जाता है और उसे शांत करते हुए कहता है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा होस्ट? कुछ देर सोचने के बाद हान फेई कहती है, अरे हाँ, याद आया, उसने कहा था मैं वह हूँ, इसका क्या मतलब है? ये सुनकर ताबाओ थोड़ा सोचते हुए कहता है, आप स्पिरिचुअल ड्रीम स्कोप में कई बार जा चुके हैं होस्ट, और अब आप पर साइड इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जब हम दूसरों के सपनों में जाते हैं तब ये संभव है कि वो आदमी भी आपके सपने में ताक झांक कर सकता है। ये सुनकर हान फेई शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ताबाओ, तुम सच में अनबिलीवेबल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर ताबाओ थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, होस्ट प्लीज मुझे डांटिए मत।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाजार में, जहाँ पर सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि 4 हट्टे कट्टे लोग हानफेई की पालकी को उठाकर ले जा रहे होते हैं। अंदर बैठे हुए हानफेई खुद से ही बातें कर रही होती है कि मैंने एक मास्टर बना लिया, मैं बॉस मेई से भी मिली और तो और मैंने उन्हें वादा भी किया उनकी ओर से कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये दुनिया कितनी एडवेंचर से भरी हुई है, लेकिन ये सब देखने के लिए प्रिंस क्विंचे अपने पैलेस से बाहर नहीं आ सकता। तभी अचानक हानफेई को उस इविल प्रिंस क्विंचे की इमेज याद आती है। उसे याद करने के बाद हानफेई मन में कहती है, आखिर वो आदमी प्रिंस क्विंचे से कैसे जुड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार ड्रीम स्कोप में नहीं जा सकती, तो मुझे प्रिंस क्विंचे से ही ये बात पता लगानी होगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम। हानफेई जीफेंग से खुशी खुशी कहती है, हे जीफेंग, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। ऐसा कहने के साथ वो जीफेंग की ओर एक पाउच उछाल देती है। जीफेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, इसमें क्या है लेडी हानफेई? फिर हानफेई कहती है, ये कुछ ऐसा है, ये तुम्हारे गुर्दे को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक सप्लीमेंट है। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। फिर हम प्रिंस क्विंचे को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये सच में बढ़ावा देता है? हानफेई ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, इसका एक मामूली सा साइड इफेक्ट है। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे को घूरने लगती है और वो कहाँ घूर रही है ये आप लोग तो देख ही सकते हो। हानफेई मन में कहती है, इसके बारे में सोचे तो जब मैं अपने एरा में थी और मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी। इसका रीजन कई लोगों को ओवर अट्रैक्शन, बैक पेन या मेंटल इशू होता था, लेकिन अगर सिस्टम की इस दुनिया में उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो फिर काहे का प्रिंस चार्मिंग? रियलिटी में उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे जब मैं उसके पैरों पर एक्यूपंक्चर करती हूँ तो वो बहुत ही क्वाइट और स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। मुझे पता था। ऐसा मन में कहने के साथ हानफेई और भी जलती निगाहों से प्रिंस क्विंचे को ताड़ने लगती है। इस तरह से हानफेई को देख प्रिंस क्विंचे खुद को कवर करता है और ब्लश करते हुए कहता है, तुम क्या देख रही हो? फिर हानफेई थोड़ा बातें घुमाते हुए कहती है, योर हाइनेस, क्या आप लाइफ का फैक्ट जानते हैं? प्रिंस क्विंचे ब्लश करते हुए कहता है, हानफेई, मुझे पहली बार बुरा लग रहा है कि तुम एक फिजिशियन हो। ये सुनकर हानफेई नजरें चुराते हुए कहती है, ये तो बस मेरा काम है और कुछ नहीं। फिर प्रिंस क्विंचे हानफेई को अपने पास बुलाता है और हानफेई धीरे धीरे उसके पास जाती है। फिर प्रिंस क्विंचे कहता है, हानफेई, अब से तुम्हें किसी को भी पाउच देने की इजाजत नहीं है, ना ही किसी गर्ल को और स्पेशली किसी बॉय को तो बिल्कुल नहीं। असल में प्रिंस क्विंचे जल रहा है क्योंकि हानफेई ने जीफेंग को अपना पाउच दिया था। ये सुनकर हानफेई मुंह बनाते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही दबंगई दिखा रहे हो। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, और हाँ, तुम इस तरह की बेतुकी बातों के बारे में सोचना बंद करो। हानफेई उसी तरह से मुंह बनाते हुए कहती है, मैं उस बारे में नहीं सोचूंगी अगर तुम मुझे वो बताते हो जो मैं जानना चाहती हूँ तो। फिर प्रिंस क्विंचे हानफेई के सर को सहलाते हुए कहता है, मेरी हेल्थ अब ठीक है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं फिजिशियन हानफेई। हानफेई कहती है, अब मुझे राहत मिली। ये सुनकर प्रिंस क्विंचे कहता है, तुम्हें किस पर राहत महसूस हो रही है? ये सुनकर हानफेई फिर से घूरना शुरू कर देती है। प्रिंस क्विंचे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, घूरना बंद करो। हानफेई अपनी नजर हटा लेती है और ब्लश करते हुए कहती है, योर हाइनेस, अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आपको वो कराना चाहिए। सिर्फ अपने गौरव को बचाने के लिए इस तरह से फिजिशियन से ऐसे बातें नहीं छुपानी चाहिए। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे हानफेई को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, तो क्या तुम पर्सनली चेक करना चाहती हो? ये सुनकर हानफेई मन में उछलते हुए कहती है, ओह माय गॉड, हाँ मैं चेक करना चाहती हूँ। हानफेई प्रिंस क्विंचे को कुछ इस तरह से इमेजिन करने लगती है। ये सब सोचते हुए हानफेई ब्लश करने लगती है और वहाँ से भागते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हानफेई के इस तरह से शर्माकर भाग जाने पर प्रिंस क्विंचे मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम सिर्फ बात कर रही थी। हानफेई बड़े सावधानी से चलते हुए मन में कहती है, मुझे उम्मीद है कि एम्प्रेस मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए यहाँ नहीं बुलवाई है। फिर हानफेई एम्प्रेस को ग्रीट करती है। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस को, जिसके बाजू में क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। हानफेई को देखने के बाद क्राउन प्रिंस एम्प्रेस से कहता है, मदर, ये यहाँ क्यों है? एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है, लेडी हानफेई मेरे लोगों में से एक है। ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। फिर क्राउन प्रिंस अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये
ये सुनते हुए हानफे ऊपर से मुस्कुराती है लेकिन मन में कहती है हाँ अब मैं एक छोटी सी व्यक्ति हूँ जो कुछ कर नहीं सकती। तभी एम्प्रेस कहती है मेरे बेटे याद रखो इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा हथियार साबित होते हैं और अब बस इतना काफी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर क्राउन प्रिंस अपनी मदर को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मदर जैसा आप चाहो। क्राउन प्रिंस हानफे के बाजू से गुजरते हुए कहता है फैटी। ये सुनने के बाद हानफे काफी हैरान हो जाती है लेकिन वो किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करती। तभी एम्प्रेस कहती है हानफे आओ और खाओ, इंपीरियल किचन से अभी अभी इसे डिलीवर किया है। हानफेई उन डिश को देखते हुए थोड़ा हिचकती है। ये देखकर एम्प्रेस कहती है क्या तुम नहीं खाओगी? फिर हानफेई कहती है मैं जरूर खाऊंगी। हानफेई उनमें से एक डिश को उठाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे खाती है। उसे खाने के बाद हानफेई खुश हो जाती है और कहती है ओह माय गॉड ये कितना डिलीशियस है। तभी एम्प्रेस कहती है हानफेई क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? ये सुनकर हानफेई तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है योर हाइनेस मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती है इसी तरह हर 3 महीने में एक बार मेरे साथ आकर चाय पिए, अगर तुम नहीं आती हो तो तुम मर जाओगी। ये सुनकर हानफेई मन में कहती है मैं जानती थी कि ये पुरानी चुड़ैल है इसीलिए मैंने वो डिश खाई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हानफेई बेचारी होने का नाटक करती है। एम्प्रेस हानफेई के पास आती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड हानफेई पर जो कि अपने हाथ में कुछ ली होती है। हानफेई खुद सोचने लगती है कि अंदर अभी क्या हुआ था। एम्प्रेस ने उसे कहा था कि वो लेडी चैंगमिन को मार डाले। हानफेई सोचते हुए कहती है लेडी चैंगमिन क्या ये मेरे साथ ही एमा पैलेस में आई थी? और ये कितनी अनलकी है, आखिर उसने कैसे एम्प्रेस को ऑफेंड कर दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, वो भी हानफेई की क्लास में। हानफेई के पास में एक लेडी आती है और कहती है अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर हानफेई सवालिया नजरों से उसे देखती है। फिर वो लेडी हानफेई को इशारा देती है। ये देखकर हानफेई मन में कहती है ओ ये तो एम्प्रेस के लोगों में से एक है। फिर हानफेई उस रूम से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि उसके पास वो सामान है जो कि शायद उसे एम्प्रेस ने दिया है। हानफेई ताबाओ से कहती है ताबाओ क्या सच में मुझे किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत है? ये सुनकर ताबाओ समझाने की कोशिश करते हुए कहता है होस्ट मैंने सुना है कि वो लेडी चैंगमिन लोगों को बस अपने मजे के लिए धमकाती है, तो आप इसके लिए इतना बुरा महसूस मत करिए। हानफेई निराश होते हुए कहती है ऐसा लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि हानफेई और ताबाओ दोनों ही चैंगमिन के रूम में छुपकर ताकाझाकी कर रहे होते हैं। रास्ता साफ देखकर हानफेई चैंगमिन के रूम में घुस जाती है और कहती है मैं इस सामान को कहाँ रखूं? तभी अचानक हानफेई के गले पर कोई पीछे से अपनी स्वॉर्ड रख देता है और कहता है हिलो मत। और क्या तुम यहाँ पर किसी तरह का सबूत रखने आए हो? हानफेई उसके क्वेश्चन को इग्नोर मारते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम एक आदमी हो, है ना? क्या तुम एमा पैलेस में घुसपैठ करने का मतलब जानते हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या तुम मेरे ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश कर रही हो? हानफेई कहती है आखिर तुम हो कौन? वो आदमी हानफेई को चुप कराते हुए कहता है हिलो मत, मैं लेडी चैंगमिन का एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि कोई उन्हें फंसाना चाहता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से कल्प्रिट को पकड़ लूंगा। ऐसा कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन हानफेई फटाक से नीचे झुकते हुए बच जाती है और रोल करते हुए जाकर एक टेबल के पीछे छुपकर देखने लगती है। हानफेई को इस तरह से देखकर ताबाओ कहता है होस्ट आप अचानक से इतने फुर्तीले कैसे हो गए? हानफेई वहाँ छुपने के बाद जब सामने की ओर देखती है तो उसे दिखता है एक आदमी जो कि मेड के कपड़ों में है। ये देखकर हानफेई लोटपोट होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। बेचारा वो आदमी हानफेई को खुद के ऊपर इस तरह से हंसता देख एम्बैरेस महसूस करता है और कहता है हे तुम क्या कर रही हो? मुझ पर हंसना बंद करो। हानफेई अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है हे हैंडसम मैन क्यों ना हम एक डील करें? तुम मुझे जाने दो, बदले में मैं भी तुम्हारी एक बार मदद करूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर वो आदमी कहता है तुम मौत के कगार पर खड़ी हो फिर भी मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हो। फिर हानफेई सीरियस होते हुए कहती है ठीक है, असल में तुम्हें पॉइजन दिया गया है, तो क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ? ये सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? हानफेई उबासी लेते हुए कहती है मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हारे चेस्ट में तुम्हें तंग महसूस होता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसे कुछ और दिन दे तो तुम पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाओगे। वो आदमी कहता है क्या तुम एक फिजिशियन हो?
ये सुनकर हान फेई कहती है, रियलिटी में तो नहीं, लेकिन इस वीक पॉइजन को खत्म करना बच्चों का खेल है। ये सुनने के बाद वो आदमी बड़े ही अजीब ढंग से हान फेई को देखने लगता है। फिर वो फटाक से घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अगर ये सच है तो प्लीज मेरी जान बचा लो। हान फेई उस आदमी के सामने आ जाती है और कहती है, उठो, चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और लेडी चैंगमिन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिर वो आदमी हान फेई को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है, माय लेडी, मेरा नाम क्यू वुकोंग है। मैं असैसन गिल्ड का एक असैसन हूँ। चैंगमिन के फादर ने मुझे पकड़ लिया था, इसीलिए मुझे उनके लिए काम करना पड़ा। हान फेई उस सामान को तकिए के नीचे रखते हुए कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो तुम्हें कुछ भी न देखने का नाटक करना होगा। तो तुमने क्या सोचा? वुकोंग फटाक से कहता है, चैंगमिन और उसके फादर अच्छे लोग नहीं हैं, इसीलिए मैं उनके लिए अपने जान को जोखिम में नहीं डालूंगा। जैसा कि आपने कहा, मैं कुछ भी न देखने का दिखावा करूंगा। फिर हान फेई कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें ये पॉइजन तुम्हारे असैसन गिल्ड वालों ने दिया था ना? क्या तुम्हारी लाइफ रियलिटी में इतनी छोटी है? वुकोंग फटाक से कहता है, मैं 3 साल के लिए आपकी सेवा करूंगा माय लेडी। ये सुनकर हान फेई सोचने लगती है। हान फेई को सोचता देख वुकोंग फटाक से कहता है, मैं असैसन गिल्ड के सबसे काबिल असैसन में से एक हूँ। मुझे किराए पर लेने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी डील है। फिर हान फेई थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, ओह, तो तुम इतने काबिल हो, मैं तुम्हें चंगा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है ना? वुकोंग फटाक से कहता है, 5 साल, मैं आपको 5 साल तक सर्व करूंगा माय लेडी, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हान फेई डील डन कर लेती है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, होस्ट, आपके लिए एक साइड मिशन है हान फेई को, जो कि सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है, लेडी हान फेई, हाल ही में एक कॉन्केबाइन प्रेग्नेंट हुई है और उसका स्टेटस भी बड़ा है, तो क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? हान फेई अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, पहले से ही कई कॉन्केबाइन प्रेग्नेंट हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी बेटे को जन्म देना बहुत ही रेयर है। किसी भी मुसीबत में न फंसाए जाने के लिए आप दोनों उस कॉन्केबाइन से ज्यादा बातचीत कम कर दो। हान फेई की ये एडवाइस सुनकर दोनों प्रिंसेस अपना सर हाँ में हिलाती हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस कहती है, अगर इसके बारे में बात करें तो प्रिंस क्विंचे की मदर के साथ भी। ये सुनते ही हान फेई चाय पीना बंद कर देती है और कहती है, क्या कहा तुमने? थर्ड प्रिंसेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं। लेडी यू कैपिटल में बहुत फेमस थी और वो फादर से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। हान फेई भी इंटरेस्ट लेते हुए कहती है, हाँ, क्या हुआ इसके आगे? थर्ड प्रिंसेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, एक दिन अचानक लेडी यू ने एम्परर की साइट खो दी। उसके बाद उन्हें गोल्ड पैलेस में बंद कर दिया गया, जिससे कि प्रिंस क्विंचे अकेला हो गया और एक दिन उसने अपने दोनों पैरों को खो दिया। जाहिर तौर पर वो बेचारा उदास हो गया था। क्राउन प्रिंस ने उसे बहुत ज्यादा बुली किया। हान फेई कहती है, तो उसका बचपन कैसा था? थर्ड प्रिंसेस कहती है, जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल। हान फेई क्वेश्चन करते हुए कहती है, अच्छा, तब उसने मास्क पहनना कब से शुरू किया? ये सुनकर दोनों प्रिंसेस अपना सर ना में हिलाती हैं। हान फेई वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर मैं और रुकी तो मुझे कोई नोटिस कर लेगा, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। वहाँ से निकलने के बाद हान फेई खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या मुझे प्रिंस क्विंचे से मिलने जाना चाहिए? तभी अचानक हान फेई के सामने जी फेंग आ जाता है। हान फेई कुछ कहती इससे पहले ही जी फेंग उसे उठाकर वहाँ से उड़ाते हुए ले जाने लगता है। जी फेंग हान फेई को सीधा प्रिंस क्विंचे के रूम के बाहर छोड़ता है। अचानक से जमीन पर आने की वजह से हान फेई को चक्कर आने लगते हैं। जी फेंग कहता है, लेडी हान फेई, योर हाइनेस खाना नहीं खा रहे हैं, प्लीज आप उन्हें चेक करिए। हान फेई फटाक से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर देखती है, जहाँ पर प्रिंस क्विंचे अपने खाने के प्लेट को तोड़कर उदासी से बैठा होता है। प्रिंस क्विंचे बिना हान फेई की ओर देखे ही कहता है, गेट आउट। हान फेई प्रिंस क्विंचे की बात नहीं सुनती और अंदर आकर उसके पास गाल पे हाथ रखकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, योर हाइनेस, आप मुझसे इस तरह से रूड नहीं हो सकते, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको पैम्पर करती हूँ। हान फेई प्रिंस क्विंचे के हाथ को पकड़ लेती है और कंटिन्यू करती
करते हुए कहती है, डरो मत योर हाइनेस। ये सुनकर प्रिंस क्विंचे हानफेई से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत क्रूर हूँ, तो तुम अभी भी मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? हानफेई कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे हानफेई के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो हानफेई, मैं एक सही सिचुएशन में नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी तुमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। हानफेई कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम प्रॉमिस नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए इंतजार करूंगी। ऐसा कहने के बाद हानफेई प्रिंस क्विंचे को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी वहाँ पर ताओबाओ अपैर होता है और खुश होते हुए कहता है, ओ होस्ट, आप तो बहुत कमाल के हैं, फ्लर्टिंग में तो आपका कोई जवाब नहीं। हानफेई मुस्कुराते हुए कहती है, ओ ताओबाओ, ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो और भी ढेर सारे तरीके हैं। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे से कहती है, योर हाइनेस, अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहोगे? प्रिंस क्विंचे जवाब देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं धूप में जाकर खूबसूरत फूलों को देखूं और किसी ऐसे इंसान के साथ चाय पीऊं जो कि मेरी तरफ हो और मेरा हो, और मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। हानफेई प्रिंस क्विंचे के गालों को सहलाते हुए कहती है, तो फिर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी ताकि 100 ईयर्स के लिए आपको किसी भी चीज की टेंशन न हो। क्विंचे हानफेई के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरे लिए इंतजार करो हानफेई, मैं डेफिनेटली बेहतर हो जाऊंगा। ये सुनकर हानफेई चिल्लाते हुए कहती है, जी फैंग, लंच ले आओ, योर हाइनेस अब खाएंगे। हानफेई घूमकर प्रिंस क्विंचे से कहती है, योर हाइनेस, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप बेहतर कैसे होंगे? नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस क्विंचे को बहुत ऑकवर्डली लंच करते हुए देखते हैं, क्योंकि हानफेई बड़े प्यार से प्रिंस क्विंचे को ताड़ रही होती है। ध्यान हटाने के लिए प्रिंस क्विंचे कहता है, हानफेई, तुम्हारे लिए डेस्क पर एक बुक है। हानफेई के उस बुक को उठाते ही सिस्टम कहता है, न्यू मिशन, संत डॉक्टर के हाथों से लिखी नोटबुक। होस्ट, अगर आप इस नोटबुक में लिखी चीजों को अच्छी तरह से जान और समझ लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड में 10,000 स्टार कॉइन मिलेगा, इसके साथ ही एक रैंडम बोनस भी। ये सुनकर हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, क्या सच में? ये तो कमाल है। तभी हानफेई को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया, इसलिए जब वो पीछे देखती है, प्रिंस क्विंचे को इस तरह से देखकर हानफेई कहती है, वाह, ये एक ग्रेट बुक की तरह दिखता है। ये सुनकर प्रिंस क्विंचे कहता है, ये किताब गलती से मेरे हाथ लग गई थी तो मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद आएगी। हानफेई उस बुक को वहीं खड़े खड़े पढ़ना शुरू कर देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। हेड लेडी एमा पैलेस की सारी लेडीज को बताती है कि उन्हें 1 महीने के लिए ऑर्डिनरी लोगों के बीच रहने के लिए भेजा जाएगा, और जब आप वहाँ पर होंगे तो आपको वहाँ की तरक्की और अवेलेबल चीजों के बारे में जानना होगा। हानफेई अपने मन में कहती है, हेड लेडी ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया है कि रियलिटी में इस एग्जाम के क्वेश्चन क्या है। रियलिटी में तो हम वहाँ 1 महीना नहीं बिताएंगे। तभी हेड लेडी कंटिन्यू करते हुए कहती है, अब आप सभी लेडीज लाइन में आ जाओ और इस बॉक्स में से कोई एक चिट निकालो, उस पर जिस प्लेस का नाम लिखा होगा आपको वहाँ जाना होगा। हानफेई की बारी आने पर हानफेई हेड लेडी को देखते हुए मन में कहती है, हेड लेडी प्लीज कोई हिंट दे दो मुझे, लेकिन हेड लेडी हानफेई को इग्नोर मारती है। निराश होकर हानफेई उस बॉक्स में से एक चिट निकालती है जिस पर लिखा होता है वाटर साइड विलेज नंबर 68। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में, जहाँ पर वुकोंग बाकी के असैसन्स को लेकर आता है। वुकोंग को देखते ही हानफेई खुश हो जाती है और कहती है, हे वुकोंग, तुम यहाँ आ गए। बाकी के असैसन हानफेई को देखकर हंस पड़ते हैं। तभी उनमें से एक असैसन कहता है, वुकोंग, तुमने हमें फिजिशियन के बारे में बताया था। वुकोंग उससे कहता है, यू लॉन्ग, इतने ज्यादा रूड मत बनो। यू लॉन्ग मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, हम यहाँ पर अपनी जान खतरे में डालकर आए हैं और तुम यहाँ हमें एक लेडी को दिखाने के लिए लाए हो। वुकोंग उसे समझाते हुए कहता है, लेडी हानफेई एक फिजिशियन है। ये सब देखकर हानफेई यू लॉन्ग से कहती है, हे तुम्हारे कंधे सख्त हैं और अगर कोई तुम्हारे राइट साइड के कंधे पर हमला करता है तो तुम पक्का हार जाओगे। और हाँ, तुम्हारा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है, इसीलिए जब तुम लेफ्ट साइड घूमते हो तो तुम्हारी बॉडी में दर्द होता है। और हाँ, तुम्हारे हाथ की हड्डी बैडली इंजर्ड है, इसीलिए बारिश के दिनों में तुम्हारी स्पीड और भी धीमी हो जाती है। ये सब सुनने के बाद यू लॉन्ग कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? हानफेई कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं एक फिजिशियन हूँ और तुम सब मेरी स्किल्स पर डाउट खा रहे थे। ये सुनकर वो सारे असैसन घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, लेडी हानफेई प्लीज हमें बचा लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर